लास्ट मोमेंट में ये इशू आया था बहुत। काफ़ी स्टूडेंट जो हैं उन्होंने कहा कि जी वो बहुत नॉर्मल हम डिस्कशन कर रहे हैं, उतना यूज़फुल नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको इनिशियली 2-3 क्लासेस के अंदर कुछ अपनी तरफ से कराऊंगा, और फिर हम कमिंग क्लासेस में उन्हीं चीज़ों पर कुछ दिन काम करेंगे। सर्टेन क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कोई पर्सन आ जाता है। हमारा काम बेसिकली प्रेडिक्शन देना है। जब हम ज्योतिष कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो प्रेडिक्शन देना ही है। तो हमारे पास यदि कोई पर्सन आ जाता है और वो हमसे आकर कहता है कि भाई मुझे बताइए मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, मेरा समय कैसा जाएगा कमिंग पीरियड में, मेरे साथ ये हो सकता है कि नहीं, बच्चों की मैरिज हो सकती है, मेरी नौकरी लग सकती है, तो कौन कौन सी घटनाएं उस व्यक्ति के साथ घटित हो सकती हैं। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर हम क्या अप्रोच ले सकते हैं, आप सब अपने अपने तरीके अपने बना रखे होंगे। मैं आपको एक बहुत ही सटीक टेक्निक बताने वाला हूँ, और ये 3-4 स्टेप में होगी। इस टेक्निक में सबसे पहले मैं हाउस एक्टिवेशन की बात करूंगा, फिर मैं दशा की बात करूंगा। और दशा की केवल ये नहीं कि ये वाली दशा चल रही है, दशा के अंदर मैं बात करूंगा कि वो दशा आपको रिजल्ट की क्वालिटी क्या होगी। एक पर्टिकुलर दशा है, सपोज आपके 11th लॉर्ड की दशा है, तो 11वें भाव के रिजल्ट तो वो दे गई, मगर वो रिजल्ट आपके अच्छे मिलेंगे, बुरे मिलेंगे, न्यूट्रल मिलेंगे, किस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हमारे साथ कोई इवेंट हुआ एक अलग बात है, मगर वो इवेंट आपके लिए फेवरेबल होगा या नहीं होगा, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो उसके अंदर हम दशा जो प्लेनेट है उसका एनालिसिस किस तरीके से करेंगे। फिर थर्ड वन आ जाता है, एक कम मोटा मोटा बता देंगे कि ये घटना आपके साथ अगले इतने दिनों में घटित हो सकती है, कब कौन सी उनमें से घटना घटने की सबसे ज्यादा संभावना है। इस पर हम तीसरा बात करेंगे। और यही पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मेरा रिसर्च और डेवलप्ड है, जो मैं बहुत जगह पे कराता हूँ, ये वो मैं आपको एक अपना एक तरीका बता रहा हूँ। तो जो मैरिज एस्ट्रोलॉजी के मेरे कोर्स में, तो उनको भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मैं हर एक इवेंट को प्रेडिक्ट करना बताऊंगा। मैरिज में तो मैं बताता रहा हूँ अपने कोर्सेज में, यहाँ पर आपको ये मैं बता रहा हूँ। तो इनिशियली मैं 2-3 क्लास जो भी लगेंगी, इसको पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद कमिंग क्लासेस में आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उस चीज को 2-4-5 कुंडलियों पर एटलीस्ट करके इसके बाद आप लौट के आए क्लास के अंदर और बताएं आपने उसके अंदर क्या किया। क्योंकि जब तक हम इसमें कुछ नया नहीं करेंगे या काम नहीं करेंगे तब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं। और सीखने के लिए हमें सभी को इंडिविजुअली काम करना पड़ेगा। कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर कोई केस अपना प्रेजेंट कर रहा है, हम बैठ के सुन रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको इंडिविजुअली हर एक को यहाँ पर कुछ ना कुछ एक कुंडली लेकर, अब मैं आपको टास्क दे रहा हूँ ये कि जैसे मैं बता रहा हूँ वो आपने करके लेके आना है। आप एक कंप्लीट एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, जो मैं भी ये टेक्निक बता रहा हूँ। हालांकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं एस्ट्रोलॉजी में, मगर एक जो बेसिक जो एस्ट्रोलॉजी की रिक्वायरमेंट है कि आप किसी व्यक्ति को ये बता पाओ उसके साथ कौन सी घटनाएं होनी है, उनकी क्वालिटी क्या होने वाली है और कब होने वाली है, ये 3 प्रश्नों के आंसर आप दे देते हो तो काफी हद तक आप एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर अपने आप में हो जाते हो। और ये आपको किसी और एस्ट्रोलॉजी से आप कहीं से भी आप नहीं निकाल सकते, जो इस तरीके से मेरा ऐसा बिलीव है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। तो आप थोड़ा फोकस करिएगा इसमें। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आपको मैं स्टेप्स बता देता हूं। ट्रांजिट के बेस पर मैं बताऊंगा कि आपके कौन कौन से हाउसेस एक्टिवेटेड है करंटली, और ट्रांजिट लूंगा मैं सैटर्न और जुपिटर का, दैट्स ऑल। एक्टिवेटेड कौन से हैं, सैटर्न एक पर्टिकुलर राशि में आपको मालूम है 2.5 ईयर रहता है, और जुपिटर नॉर्मली 1 ईयर रहता है, कभी रेट्रो हो गया आगे पीछे हो गया, पर एक राशि में इन जनरल 1 ईयर रहता है। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में जब सैटर्न एक पर्टिकुलर साइन में, जुपिटर एक पर्टिकुलर साइन में, एक व्यक्ति के साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं, किन भावों से रिलेटेड उसको रिजल्ट मिल सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन हम करेंगे, उसका आंसर देंगे। अब उनमें से हो सकते हैं, मतलब कौन कौन से भाव एक्टिवेटेड है। जो लोग बहुत ट्रांजिट के वो फैन है, उनको मैं डिसअपॉइंट करूंगा कि केवल ट्रांजिट के बेस पर रिजल्ट को प्रेडिक्ट करने की गलती ना करें। केवल केंद्र स्थानों के रिजल्ट आप ट्रांजिट के बेस पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मगर उसमें भी दशा यदि उसको सपोर्ट कर रही है तो आपके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रोंग है। मगर आप तीसरा, पांचवा, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, आठवां, 10, 9वां, 11वां और 12वें भाव के रिजल्ट को ट्रांजिट से
प्रेडिक्ट करने की कभी गलती मत करना। इन भावों के रिजल्ट ट्रांजिट दे ही नहीं सकता। जो आपकी कुंडली के अंदर ट्रायंगल की शेप में जो भी भाव हैं, जो त्रिकोण से हम बनाते हैं जिन भी भावों के, उनके रिजल्ट ट्रांजिट बिल्कुल नहीं दे सकता। ये पहली चीज क्लियर कर रहा हूं। दूसरा, जो आपके चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं, जिनके अंदर 4 साइड होती हैं, जिन भावों को आप क्वाड्रेंट और केंद्र बोलते हैं, उन 4 भावों के रिजल्ट आपको ट्रांजिट की वजह से भी मिल सकते हैं। मगर उसमें भी यदि दशा उसको सपोर्ट कर रही है तो रिजल्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। जैसे आपकी मैरिज केवल ट्रांजिट की वजह से हो सकती है, आप मकान केवल ट्रांजिट की वजह से खरीद सकते हो, आप बीमार केवल ट्रांजिट की वजह से हो सकते हो, सर पे चोट ट्रांजिट की वजह से लग सकती है, आपको प्रोफेशन केवल ट्रांजिट की वजह से लग सकता है वर्ड बोल रहा हूं। मगर उसको दशा सपोर्ट कर देती है तो बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन हो गया। मगर आपकी एजुकेशन ट्रांजिट की वजह से नहीं हो सकती, 5वां भाव। आपको धन की प्राप्ति ट्रांजिट की वजह से नहीं हो सकती, 2रा भाव। आपके अंदर पराक्रम ट्रांजिट की वजह से नहीं हो सकता, 3रा भाव। केवल ट्रांजिट की वजह से नहीं हो सकता। बीमार भी नहीं हो सकते केवल ट्रांजिट से। आपकी दशा को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। आप फॉरेन नहीं जा सकते, फॉरेन वाला कोई भी भाव ट्रांजिट से नहीं रिलेटेड है। फॉरेन जाओगे 3रा भाव, फॉरेन जाओगे 9वां भाव, फॉरेन जाओगे 12वां भाव, इनमें से किसी भी भाव का ट्रांजिट से लेना देना। तो जब तक आपकी दशा सपोर्ट नहीं करेगी, इनमें से कोई भी काम नहीं हो सकता। तो यह बेसिक कंसेप्ट आपके माइंड के अंदर बिठा लीजिए। क्योंकि लॉर्ड फिर के आते हैं, आप में से बहुत सारे लोग केवल दशाओं पे प्रेडिक्शन देते हैं, बहुत सारे लोग ट्रांजिट को पकड़ के ले आते हैं और क्वेश्चन आते हैं मेरे पास 50 तरीके के कि जुपिटर ने अभी राशि बदली जी, बताओ क्या क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाई साहब, जुपिटर ने राशि बदली, आप चिंतित ना हो। आपकी कुंडली में वो अलग खेल खेलेगा। यूट्यूब पर जो वीडियोस डालते हैं वो अपना खेल खेल रहे होते हैं, उन्होंने अपने व्यूज लेने होते हैं, आपको ल्योर करना होता है, आपको मिसगाइड करना होता है, इस राशि वाले के साथ होगा, उस राशि वाले। वैसा कुछ भी नहीं होगा, ये आप रेस्ट एश्योर रहिए। क्योंकि आपकी कुंडली का अलग गेम है और वो जो बता रहे हैं वो अलग गेम है। तो हमें अपनी कुंडली पर फोकस करना है। तो ओनली ट्रांजिट का मैं पहले से ये कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आप जो मेरे से जुड़े हुए हो तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपके मिसकंसेप्शंस को क्लियर करूं। इस चीज को आप लाउडली माइंड में बिठा लीजिए, मतलब स्ट्रांगली, कि ट्रांजिट के बेस पर आप में से जो भी प्रेडिक्शन देता है, जो भी प्रश्न पूछता है कि ये यहाँ पे ट्रांजिट आ गया क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप ट्रांजिट के बेस पर प्रेडिक्शन करना बंद कर दो। वो हल्की लेवल की वो होती है एस्ट्रोलॉजी। जब आपको नॉलेज नहीं है, जो लोग कम एस्ट्रोलॉजी पढ़े लिखे होते हैं, जो ऐसे ही 3 दिन में जो सिखाते हैं ना, जो एस्ट्रोलॉजी कि 3 दिन में आपको एस्ट्रोलॉजर जो बनेंगे, वो उनकी एस्ट्रोलॉजी है ट्रांजिट। मगर जिसको 30 साल पढ़ने पर जो एस्ट्रोलॉजी आएगी उसमें ट्रांजिट का कोई रोल नहीं है। क्योंकि हमारी जो इनिशियल पाराशर के समय पर कोई ट्रांजिट का उपयोग नहीं होता था, किसी को पता ही नहीं होता था कि प्लेनेट कहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है। तो नाड़ी वगैरह टेक्निक यूज किया जाती थी, तो ट्रांजिट की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये मैंने पहला पार्ट क्लियर किया है। अब आ जाते हैं हम बेसिकली मैं क्या यूज करूंगा उसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। एक कुंडली के आपके सभी 12 भाव हैं। ट्रांजिट वाले प्लेनेट का ये रोल जरूर होता है, वो जिन जिन भावों को ट्रांजिट में इन्फ्लुएंस करता है वो भाव एक तरीके से एक्टिवेट हो जाते हैं। अब एक्टिवेट कैसे होंगे, फंडामेंटल क्या है, इनिशियली मैं फंडामेंटल बता रहा हूं कि कौन कौन से भाव एक्टिवेटेड है। पहला कंसेप्ट यह है कि हम देखेंगे कौन कौन से भाव एक्टिवेटेड है। अब सैटर्न और जुपिटर दोनों मिलकर जिन भावों को एक्टिवेट कर रहे हैं वो आपके उस समय पर रिजल्ट देने के लिए काबिल है। केवल एक कर रहा है तो काबिल नहीं होगा। ओनली सैटर्न कर रहा है तो उसको हम नहीं मानेंगे, ओनली जुपिटर कर रहा है तो नहीं मानेंगे। मगर सैटर्न भी कर रहा है और जुपिटर भी कर रहा है तो हम मान लेंगे कि 2 ट्रांजिट वाले मेजर प्लैनेट एक पर्टिकुलर भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो वो लंबे समय तक करके रखेंगे। स्लो मूविंग प्लैनेट को इसलिए कंसिडर किया जाता है कि यदि उन्होंने किसी भाव को इन्फ्लुएंस किया तो वो लंबे समय तक इन्फ्लुएंस करके रखेगा। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, उतने दिन में कोई घटना घटित हो सकती है। जो फास्ट मूविंग प्लेनेट है उनका उपयोग हम केवल टाइम पिन पॉइंट करने के लिए करेंगे, अदरवाइज उनका कोई यूज नहीं करना है। आपको केवल 2 प्लेनेट पकड़ेंगे। आप कोई अशुभ इवेंट देखना चाहते हो तो आप राहु भी देख सकते हो, मगर अशुभ इवेंट आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो हम बेसिकली फोकस करेंगे सैटर्न और जुपिटर पर। अब सैटर्न और जुपिटर दोनों एक साथ जिन भी भावों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस समय पर जब आप एनालिसिस कर रहे हो उन्हें नोट कर लीजिए और आपके पास ये पता चल गया कि इन इन भावों के से रिलेटेड रिजल्ट हमें मिलने की संभावना है।
अब किन भावों के मिलेंगे उनमें से? अब आप पकड़ेंगे दशा, कि उनमें से जिन भावों को दशा सपोर्ट कर रही है उन भावों के रिजल्ट आपको मिलेंगे। उल्टा चल रहे हैं। आप सब लोग एस्ट्रोलॉजी करते हो तो पहले दशा देखते हो और फिर आप ट्रांजिट देखते हो। मैं आपको बिल्कुल रिवर्स बता रहा हूं कि आप ट्रांजिट के बेस पे देख लीजिए आपके कौन कौन से भाव एक्टिवेटेड है। अब उन भावों में से जिन भावों से रिलेटेड ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, और दशा में क्या करना है, कूद आपको वहां तक नहीं पहुंच जाना। सभी ग्रहों की हमेशा दशा चल रही होती है। हमारे गुरुजी कहते थे कि दशा तो देखनी नहीं है। मैंने कहा जी क्यों? कहता है दशा तो सबकी हमेशा चल रही होती है, कोई न कोई सी दशा तो चल ही रही होगी। कि किसी की प्राण दशा होगी, किसी की सूक्ष्म दशा होगी, किसी की आपकी प्रत्यांतर दशा होगी, किसी की अंतर दशा होगी, किसी की महादशा होगी, और नहीं चल रही होगी तो 2-3 दिन में आ जाएगी। प्राण दशा तो रोज बदल जाती है। तो आपके कुंडली के सभी 12 भावों की करीब करीब दशा चल ही रही होती है। तो वो, मगर हमें 2 दशाओं के बियॉन्ड नहीं पहुंचना। क्या कौन सी 2 दशाओं के? बाकी टाइम करने के काम आती है, ध्यान रखना है। पीडी, एसडी और जो आपकी प्राण दशा है वो टाइम करने का मतलब है आप बहुत पिन पॉइंट पहुंचना चाहते हो, मगर आपको उस चीज की जरूरत नहीं होती। हमें किसी इवेंट पर पिन पॉइंट पहुंचने की बहुत नीड नहीं होती। हमें किसी को नेटिव को नहीं बताना भाई तेरी 15 जुलाई को शादी होगी ना, उसको नहीं चाहिए। उसको इतना भी बता दिया ना जून में हो जाएगी, वो खुश होकर चला जाएगा। और जून में होगी तो आपके पैर धोके पानी वो पिएगा कि गुरुजी ने बता दिया था और जून में होगी, इससे बड़ा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकता। आप 2 महीने की भी उसको रेंज दे दोगे और उसमें भी इवेंट घटित हो गया। जैसे नौकरी लगी तो मेरे पास एक पर्सन आया अप्रैल में, मैंने कहा दिवाली से पहले लग जाएगी। अब टाइम कितना हो गया, 6 महीने उसकी दिवाली से पहले लग गई और वो तो बड़े खुश हो गया आगे। अब मैं तो ऐसे अंदाजे से बताया था, मैंने कोई पिन पॉइंट नहीं किया था, मुझे लग रहा था उसकी दशाओं के हिसाब से। तो आपको बहुत पिन पॉइंट करने के लिए जरूरत होती है पीडी, एसडी और प्राण दशा की, तो उनके उसमें ना फंसे और महादशा को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल होगा वो होगा अंतरदशा का। उसका कनेक्शन नहीं हो रहा है तो इवेंट नहीं होगा। अंतरदशा का कनेक्शन, महादशा का नहीं हो रहा है तो चलेगा काम। अंतरदशा का उन पर्टिकुलर एक्टिवेटेड हाउसेस से आपका होना चाहिए। कैसे देखेंगे वो मैं बताऊंगा, उतना सिंपल नहीं है दशाओं का एप्लीकेशन, बट स्टिल मैं बताऊंगा। अब आपकी दशाएं भी लग गई और ट्रांजिट भी लग गया और मैंने कह दिया ये इवेंट अब घटित हो सकता है। हो सकता है इवेंट, जब तक जुपिटर अभी जैसे 4 साइन में 3 में जाएगा, इतने दिन में घटना घटित हो सकती है। तो फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा कि जुपिटर तो 5-6 महीने तक या 7-8 महीने तक वहीं पर रहेगा, तो 8 महीने में तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। हम कहेंगे 8 महीने में इवेंट हो जाएगा, वो कहेगा जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, 8 महीने में तो कोई भी बोल देगा। अब आपको देखना है फास्ट मूविंग प्लैनेट्स का ट्रांजिट। किनका देखना है? फास्ट मूविंग प्लैनेट्स का। तो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स का ट्रांजिट, प्रत्यांतर दशा या सूक्ष्म दशा उस इवेंट को बिल्कुल टाइम करने के लिए यूटिलाइज करते हैं, मगर होने और नहीं होने का इन दशाओं से कोई लेना देना नहीं है। इवेंट होने और नहीं होने में आप मेजर प्लैनेट का ट्रांजिट पकड़ेंगे। आपको यदि जिंदगी के अंदर जो कार्मिक इवेंट हैं उनको देखना है तो सैटर्न और जुपिटर का ट्रांजिट देखना है आपको, और अंतरदशा देखनी है करंट टाइम की। और आपने किसी के साथ मिस हैपनिंग देखनी है, बुरा देखना है, तो आप राहु का ट्रांजिट देख सकते हो, और आपका अंतरदशा तो डेफिनेटली हम देखेंगे ही। अब कैसे बढ़ेंगे ये मैंने थोड़ा सा आपको एक कॉमन चीज बताई है। अब मैं एक प्रैक्टिकल केस लेकर आपको बताऊंगा कि मेरे पास एक कुंडली आई जिसमें उस पर्सन का, मैं आपके सामने ही लाइव एनालिसिस कर रहा हूं, मैंने देखी भी नहीं है वो अभी। उनकी दशा बदलने वाली है जनवरी में। तो कुछ सर्टेन वो क्वेश्चंस लेकर आए थे, तो वो क्वेश्चंस तो घर मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, पर उसमें मैं बताऊंगा कि भाई जनवरी में उनकी जब दशा बदलने वाली है उस समय पर अगले 1 साल में 6 महीने में उनके अंदर कौन कौन से उनकी लाइफ के अंदर इवेंट हो सकते हैं, वो मैं आपके सामने यहाँ पर लाइव इसको करूंगा। तो मैं वो कुंडली प्रेजेंट कर रहा हूँ अभी आपके सामने, ये मैं शेयर कर दूंगा आफ्टर क्लास। आपको सबको पता ही है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं बता देता हूँ कि हमारी ये जो क्लास हो रही है इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। जो मेरी ये इस ग्रुप में फर्स्ट क्लास है, अभी कंटिन्यूस ग्रुप है मगर ये फिर से नया ग्रुप बना है, इसको मैं यूट्यूब चैनल पर अपने डाल देता हूँ। वो मेरा एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है, उसको देखकर लोग मेरे से कनेक्ट होते हैं और आप जैसे सभी स्टूडेंट उसी के थ्रू आते हैं। मेरा और कोई रिसोर्स नहीं है जिससे कि स्टूडेंट मेरे पास आए, ना मैं कोई ऐड करता हूँ ना मेरे कोई और किसी तरीके का कॉन्टैक्ट है। तो एक वीडियो मैं फर्स्ट डालता हूँ हर एक कोर्स का,
तो आपको क्या करना है, ये वीडियो आपको भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, और हर क्लास में जो भी हमारी क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एक सेपरेट इंफॉर्मेशन ग्रुप क्रिएट करूंगा, उसमें वो डालूंगा। एक सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ऑनेस्ट रहें मेरे साथ। जो भी लिंक है, आपने यदि कोर्स ज्वाइन किया है तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उनके साथ शेयर ना करें, और वीडियो भी शेयर ना करें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में आप शेयर करोगे आपका गुरु खराब होगा और आपकी एस्ट्रोलॉजी खराब हो जाएगी। इसलिए कोई भी ना करें, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूं। चलो शुरू करते हैं अभी हम। अंडरस्टैंड करिएगा प्रॉपरली। ये एक पर्टिकुलर कुंडली है, बर्थ डिटेल मैंने नोट नहीं की हुई है, मगर यहां पर आप देखोगे इनकी जो दशा चल रही है अभी, सूर्य में वीनस की दशा है, अंतरदशा, और 4 जनवरी 2025 को शुरू हुई थी और ये 5 जनवरी 2026 को खत्म हो जाएगी, और मून की महादशा शुरू हो जाएगी इनकी। तो दशा छिद्र आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो वो मेरा दशा छिद्र का वीडियो देख लेना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है, जब भी आपका मेजर प्लैनेट्स की, मतलब जो लॉन्गर ड्यूरेशन की महादशा किसी भी प्लैनेट की जब भी शुरू होती है, लॉन्गर ड्यूरेशन किसे मानते हैं हम, वीनस, मून, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, इन्हें लॉन्गर ड्यूरेशन की दशा मानते हैं। इनकी दशा शुरू होने के 6 महीने पहले ही ये अपना रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। और जो शॉर्टर ड्यूरेशन की जिनकी दशा होती है, कम समय की, वो जैसे आपका हो गया केतु, सन, मार्स, ये अपनी दशा शुरू होने के 3 महीने पहले रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं, इनका असर आना शुरू हो जाता है। इसलिए इस पर्टिकुलर एरिया को, किसी भी प्लेनेट की महादशा की आखिरी अंतरदशा को हम दशा छिद्र मानते हैं। अब पूरी आखिरी अंतरदशा को मत मानिए, आपका लास्ट 6 मंथ को आप दशा छिद्र मानिए। वो प्लेनेट 6 महीने पहले ही आप क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिसकी दशा जाने वाली है उसका असर कम हो जाता है, और जिसकी दशा आने वाली है उसका असर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो समय काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है, आपकी ज़िंदगी के अंदर अनप्रेडिक्टेबल घटनाएं उस समय पर घटित हो सकती हैं, इस चीज़ को कोई भी ना भूले। अब इनकी एक्चुअली यहाँ पर मून की दशा शुरू होने वाली है, जनवरी के बाद का प्रश्न था, तो दशा छिद्र को मैंने यूटिलाइज नहीं किया। पहला तो मैं यहां पर देखता हूं 5 जनवरी 2026 को इनके कौन कौन से हाउसेस। अब मैं आपको प्रेडिक्शन सिखा रहा हूं, फॉलो दीज स्टेप। आपके पास कॉपी पेन है तो आप नोट भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं उस तरीके की कोई चीज़ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जनरल बातें आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं रिटर्न में नहीं दे सकता ये चीज़ें। आप नोट कर सकते हो, बाद में वीडियो देखकर कर लेना, अभी नहीं करना चाहते हो तो इनको 2026 का चिंता थी कि क्या होने वाला है, 26 के बारे में बात कर रहे थे। अब मैं आपको प्रेडिक्शन करना सिखा रहा हूं कि कैसे प्रोसीड करना है। ये इनकी मैंने कुंडली ली और मैंने यहां पर जनवरी 2026 का ट्रांजिट लगाया इस पर। आप ट्रांजिट लगा सकते हो, मैं यहाँ पर पारासेल लाइट यूज कर रहा हूँ, उसके अंदर ट्रांजिट ऑलरेडी होता है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप मैन्युअली भी उसको कर सकते हो। मैंने इनका ट्रांजिट चार्ट बना रखा है उस दिन का, जब इनकी दशा शुरू होगी मून की। तो यहां पर ट्रांजिट चार्ट में मैं देखता हूं इनका जुपिटर 3 साइन के अंदर है और सैटर्न 12 साइन के अंदर है। बस 2 प्लेनेट को मुझे देखना है। अब देखिए इनके कौन कौन से भाव एक्टिवेटेड हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, किन किन चीजों को हमें नोट करना है, कौन कौन एक्टिवेटेड है, वो किस तरीके से देखूंगा। देखिए यहीं पर मैं लिखूंगा आपके सामने, सैटर्न किन किन भावों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, पहले वो देख लीजिएगा। सैटर्न किन किन भावों को इन्फ्लुएंस कर रहा है सैटर्न। तो सैटर्न इन्फ्लुएंस, जो ट्रांजिट वाले सैटर्न की बात कर रहा हूं मैं, ट्रांजिट वाला सैटर्न किन किन भावों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो देखिए लगने पर ट्रांजिट कर रहा है पहला भाव, इसके बाद वो 7वें भाव को देख रहा है, तीसरे भाव को देख रहा है, पहला, 7वां, तीसरा और 10वां, इन चारों भावों को देख रहा है। तो मैंने लिखा सैटर्न 1, 3, 7, 10, इन भावों को सैटर्न इन्फ्लुएंस कर रहा है, भावों को। अब दूसरा मैं क्या देखूंगा, एक किन किन प्लेनेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है सैटर्न। ट्रांजिट वाले सैटर्न की बात हो रही है, ध्यान रखना। जो मैं वर्ड बोलूंगा वो ट्रांजिट वाले के लिए होंगे। किन किन
प्लेनेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो मून और राहु पर ट्रांजिट कर रहा है। तीसरे में कोई है क्या? नहीं है। सातवें में कौन है? केतु है। और 10वें में कौन है? कोई नहीं है। तो किन किन प्लेनेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है? तो प्लेनेट को देखा मैंने, किस किस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, देखते हैं। देखो, प्लीज प्लीज म्यूट कर लें प्लीज, मैं म्यूट कर देता हूं आपको। मैं सबको ओपन करूंगा बाद में। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जिसको नहीं समझ में आए ध्यान से समझिएगा। मतलब मैं आपको एक विश्वास के साथ चीज करा रहा हूं कि ये बहुत रेयर, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं प्रेडिक्शन की। अब यहां पर देखिए, सैटर्न आपका इन्फ्लुएंस किस किस को कर रहा है? प्लेनेट को, मून को, राहु को एंड केतु को। राहु केतु की कोई लॉर्डशिप नहीं होती किसी के, ये किसी भाव के कारक नहीं होते, तो राहु केतु को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे हम। आप इंपॉर्टेंस दोगे किसी और प्लेनेट को जिसको वो देख रहा है, राहु केतु के अलावा। अब हमें क्या करना है कि राहु के, मून जिसको इन्फ्लुएंस कर रहा है प्लेनेट, उसकी लॉर्डशिप देखनी है, किस भाव की है आपकी। मून की लॉर्डशिप देखनी है। ये होगा मून, राहु, केतु। मून की लॉर्डशिप देखनी है आपको। मून की, जिस प्लेनेट को, मून क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये मून को इन्फ्लुएंस कर रहा है। मून की लॉर्डशिप देखनी है, तो इस कुंडली के अंदर मून की लॉर्डशिप है 5th हाउस की। 5th हाउस की लॉर्डशिप है आपकी। फिर आपको लेना है कि मून किन भाव का कारक है। कारक देखना है, 1 मिनट रुकिए। 5th हाउस की लॉर्डशिप है, मून किन भावों का कारक है, कारक देखना है अभी हमें। तो आपको पता है ये कारक है मून 4th हाउस का। इतनी चीजें आपको नोट कर लेनी है। ये मैंने नोट की रिगार्डिंग सैटर्न। अब ये की यही बातें मुझे नोट करनी है रिलेटेड टू जुपिटर। तो रिलेटेड टू जुपिटर मैं यहां पर करूंगा नोट। देखिए आपके सामने कि आपका जुपिटर किन किन भावों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जुपिटर के केस में देखिए, जुपिटर यहां पर ट्रांजिट कर रहा है, तो ये आपके 4थे भाव में ट्रांजिट कर रहा है। 8वें भाव को देखेगा, इसके बाद ये 10वें भाव को देखेगा 7th एस्पेक्ट से, और 12वें भाव को। तो 4, 8, 10, 12 इन हाउसेस को जुपिटर इन्फ्लुएंस कर रहा है। 4, 8, 10 एंड 12, इन 4 भावों को जुपिटर इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब देखूंगा जुपिटर किन किन प्लेनेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जुपिटर मरकरी, मार्स और सन, इनके ऊपर ट्रांजिट कर रहा है। इसके अलावा ये आपका 5th एस्पेक्ट से किसी को नहीं देख रहा, 7 से किसी को नहीं देख रहा, और 12th वो 9th एस्पेक्ट से भी किसी को भी नहीं देख रहा है। तो जुपिटर इन ट्रांजिट आपका मरकरी, मार्स और सन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये तीनों प्लेनेट लिख लिए मैंने, मरकरी, मार्स एंड सन। अब मुझे देखना है कि मरकरी किन किन भावों का लॉर्ड है, मार्स किन किन भावों का लॉर्ड है, सन किन किन भावों का लॉर्ड है, उन्हें नोट कर लेना है। लॉर्डशिप, तो मरकरी इस कुंडली में 4थे और 7वें भाव का लॉर्ड है, 4, 7। फिर मैं देखता हूं मार्स किसका लॉर्ड है, 2 और 9 का लॉर्ड है। फिर मैं देख लेता हूं सन किसका लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है। इनकी लॉर्डशिप है। अब इनका देखिए किन किन भावों के कारक हैं ये रेस्पेक्टिवली। तो मरकरी आपका कारक है यहां पर। वो कारक मल्टीपल होता है, हालांकि आप मगर उसको 10th हाउस का कारक मान सकते हो यदि पर्सन बिजनेस करता है तो। इसके बाद आप आ जाइए मार्स पर। तो मार्स तीसरे और 6ठे भाव का कारक होता है, और प्रॉपर्टी के केस में वो 4th हाउस का भी कारक हो जाता है। सूर्य को देखते हैं तो वो लग्न का कारक है, सूर्य इज द कारक ऑफ लग्न। तो ये किन किन भावों के कारक हैं मैंने नोट कर लिया। तो आपके पास 2 चीजें यहां पर आ गई। ये आपके सामने मैंने लिखा है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लेकर जाऊंगा, जिससे मैं इसे थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर पाऊं कि सैटर्न किन किन भावों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और यहां पर जुपिटर ट्रांजिट वाला किन किन भावों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो सैटर्न को देखते हैं हम। रेट्रो नहीं लेना इस टेक्निक के अंदर। आपको नेटल वो रेट्रो नहीं कंसीडर करेंगे। सैटर्न जिन जिन भावों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो सैटर्न का मैंने देखा 1, 4, 7, 10 को कर रहा था।
एस्पेक्ट। और जुपिटर किनको कर रहा था, यहीं पे लिख रहा हूं इसके साथ में, जुपिटर एस्पेक्ट। जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा था आपका 4 में बैठा था, 4, 8, 10, 12, ये हो गया सबसे पहले एस्पेक्ट। अब दूसरे नंबर पे देखूंगा सैटर्न की किन किन को एक्चुअली वो कर रहा है। तो सैटर्न कर रहा है आपका मून, राहु मैंने लिखवा दिया था आपको, केतु। तो मून से कोई लेना देना नहीं है। अब वो राहु केतु से, मून की लॉर्डशिप देख लीजिए, लॉर्डशिप यहां पे 5th हाउस की थी। फिर मैं देखूंगा सैटर्न किस, जुपिटर किस किस को इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो जुपिटर कर रहा था मरकरी को, जुपिटर कर रहा था मार्स को, जुपिटर कर रहा था सन को। और इनकी लॉर्डशिप जब मैं लेता हूं तो मरकरी की लॉर्डशिप है 3, 4, 7 की। मार्स की लॉर्डशिप ले ली थी, वो थी 2, 9 की। और सन की लॉर्डशिप थी 6 की। नेक्स्ट देखूंगा ये किसके कारक हैं। तो यहां पर मून जो कारक है वो 4th हाउस का है। ये यहां पर 5 नहीं है, रुकिए। मून कारक 4th हाउस का है। अब देखिए मरकरी कारक किसका है, मरकरी कारक है 10th हाउस का। यदि बिजनेस करता है तो, स्टूडेंट है तो ये माइंड का भी कारक मान सकते हैं उसको। मार्स कारक है आपका 3,6 और सन आपका कारक है लग्न का। ये सब मैंने निकाल लिया सैटर्न और जुपिटर के ट्रांजिट से आपके सामने। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों में कौन कौन से हाउसेस कॉमन है वो नोट कर लीजिए। जो हाउस यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, उन्हें नोट करना है आपको दोनों में। तो देखिए सबसे पहले मैं शुरू करूंगा नंबर काउंट करके 1 से, जिससे कोई छूटे ना। तो 1 देखिए यहां पर है, इसमें 1 है क्या कहीं, इसमें 1 आ रहा है, तो 1 दोनों में आ रहा है, तो फर्स्ट हाउस एक्टिवेट हो गया इसका। इसके बाद देखूंगा 2, तो 2 यहां पर मिसिंग है। देखिए इसमें सैटर्न के हिस्से में कहीं भी 2 नहीं आ रहा, तो इधर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों जगह पर जो होगा वही देखेंगे। अब देखेंगे 3, तो सैटर्न के हिस्से में 3 नहीं आ रहा, तो यहां पर देखने की आपको नीड नहीं है, आ भी रहा हो तो। अब देखते हैं 4 यहां पर आ रहा है, 4 2 बार आ रहा है यहां पर, और इधर भी 4 2 बार आ रहा है। तो 4 आ रहा है 2 टाइम्स, 4 मैं इसको लिख रहा हूं 2 टाइम्स बोथ साइड। सैटर्न में भी 2 बार आ रहा है, और ये आपका जुपिटर में भी 2 बार आ रहा है। इसकी भी एक इंपॉर्टेंस है जो मैं समझाऊंगा। यहां पर 4 आ गया। अब इसके बाद आ जाते हैं हम 5 आ रहा है क्या, देखिए इधर भी 5 है और यहां है क्या 5, इसके अंदर 5 नहीं है, 5 छोड़ दीजिए। 6 देखते हैं, इधर भी 6 नहीं है, इधर 6 नहीं है, तो 6 देखने। 7 यहां पर भी है और 7 यहां पर भी है। 7 एक बार आ रहा है यहां पर, 5 इधर है मगर 5 इधर नहीं है, तो 5 छोड़ दिया हमने। 7 एक बार आ रहा है, इसमें भी एक बार आ रहा है, तो 7 भी आ रहा है, तो 7 नोट कर लिया। जी मैम। जिस सर सैटर्न में 3 है, 4 नहीं है। सेक्टर में 3 है, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो 3 भी आ गया एक तरीके से। ये 3 है, दोनों में 3 भी आ गया। 4 1 टाइम आ रहा है, इसका मतलब इसमें यहां पर 2 बार है, कोई बात नहीं, तो 4 को लिख लेता हूं मैं। 7 आ गया। इसके बाद देखते हैं 8 यहां पर नहीं है, 9 यहां पर नहीं है, 10 है इधर, और 10 इधर भी है, और इधर 2 बार आ रहा है, तो 10 लिख लिया हमने यहां पर। इसके बाद हम देखते हैं 11 है क्या, यहां पर 11 नहीं है, तो इधर देखने की जरूरत नहीं है। 12 नहीं है, तो इधर देखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर अब सैटर्न और जुपिटर दोनों मिलकर आपके जिन हाउसेज को एक्टिवेट कर रहे हैं वो है आपका 1, 3, 4, 7 और 10। 1 3 4 7 10 एक मोटा मोटा सा हमने आइडिया लगा लिया
कि इस पर्टिकुलर पीरियड में, और ये कब तक होगा ये ध्यान रखना है आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होगा जब तक आपका सैटर्न तो 12 साइन में, इन 12 साइन, इस चीज को नहीं भूलना है। ये हमें बदलते रहना पड़ेगा अलग अलग समय पे। और जुपिटर 3 साइन में, जब तक जुपिटर 3 साइन में, सॉरी उस समय पर शायद जुपिटर ट्रांजिट में 4 साइन में चला जाएगा। 1 मिनट में देखता हूं, रुकिए। जनवरी में 4 साइन में चला जाएगा जुपिटर। थ्री साइन में है ये आपका जुपिटर इन ट्रांजिट। यस, कोई बात नहीं, ये 30 मई तक है। और इसके बाद ये जून में 4 साइन में चला जाएगा जुपिटर, कोई बात नहीं, 30 मई तक है। तो जुपिटर इन 3 साइन कब तक है? अराउंड 30 तक मई तक है, और 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। अंदाजे से लिखा हुआ मैंने 30 मई। तो अब आपको इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जब हमें प्रेडिक्शन देनी है तो हम ये मानकर चलेंगे इसको जो मेनली रिजल्ट मिल सकते हैं, अभी सकते वर्ड बोल रहा हूं मैं, पहले, तीसरे, चौथे, 7वें और 10वें भाव के रिजल्ट इसको मिलेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये केंद्र स्थान है, 1, 4, 7, 10, तीनों चारों के चारों केंद्र स्थान है यहाँ पर इस समय पर एक्टिवेटेड इसके। और केंद्र स्थानों के रिजल्ट ओनली ट्रांजिट भी दे देता है, ओनली ट्रांजिट भी दे देता है, ध्यान रखना। तो ओनली ट्रांजिट दे देता है तो आपको पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव के रिजल्ट मिलने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी रिजल्ट यहाँ पर आपके सामने मैंने देखा कि सैटर्न किन किन हाउसेज को एक्टिवेट करना है, उसमें 3 पैरामीटर लेने हैं। और ये मैं आपको बता देता हूँ, और कोई आप में कहेगा कोई जो कारक है वो किसी को एस्पेक्ट कर रहा है, वो इसी को कंजक्ट करना है, वो कुछ भी नहीं लेना है आपको। आपको जो मैंने बताया है स्ट्रॉन्ग जो कॉम्बिनेशंस हैं वो यही है, ठीक है। एस्पेक्ट वगैरह काफी वीक हो जाता है, आपको केवल ये ध्यान रखना है कोई भी प्लेनेट जो स्ट्रांगली रिजल्ट देता है, किसी भी प्लेनेट की जब दशा होती है, ध्यान रखिएगा हमने उन्हीं चीजों को कंसीडर किया है। सबसे स्ट्रांग रिजल्ट देता है वो खुद के अपने कारकत्व के, दूसरे नंबर पर आते हैं उसके लॉर्डशिप के, और तीसरे आते हैं उसके कार का भाव के, जिन भावों का वो कारक है और जिन कामों का कारक है। और एस्पेक्ट वगैरह के रिजल्ट होते हैं 10-15% बहुत वीक होते हैं, तो उसको मैं यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। तो मेनली यहाँ पर हमने वो कंसीडर कर लिया कि सैटर्न किन किन भावों को एस्पेक्ट कर रहा है, तो उन्हें वो आपका जिन्हें भी एस्पेक्ट करेगा डेफिनेटली उन पर्टिकुलर भावों को वो इन्फ्लुएंस करेगा। दूसरे नंबर पर वो जिस भी प्लेनेट को एस्पेक्ट करेगा वो प्लेनेट भी एक्टिवेट हो गया। अब वो प्लेनेट एक्टिवेट हो गया तो क्या एक्टिवेट हुआ? वो हाउसेज जिनका लॉर्ड वो है और वो हाउसेज जिनका कारक वो है। तो इस कंसेप्ट पर बेस्ड हमने, ये बिल्कुल फंडामेंटल कंसेप्ट है, बिल्कुल क्लियर, जिसके अंदर कोई इफ एंड बट नहीं है। तो यहां पर हमने वो हाउसेज निकाल लिए। अब देखिए सैटर्न और जुपिटर कॉमन वे में सैटर्न जिन जिन हाउसेज को एक्टिवेट कर रहा है वो यहां पर आए 1, 3, 7, 10, 4, 5। और इसके अलावा ये आपका जुपिटर जिन जिन को भी कर रहा है 4 2 बार, ये यहाँ पर 4 आ रहा है। जुपिटर जिनको भी कर रहा है उन्हें भी हमने नोट कर लिया। इन दोनों में जो भी कॉमन हाउसेज हैं वो ले लिया। यहाँ पर जो हाउसेज आपके एक से ज्यादा बार आ रहे हैं, डबल आ रहे हैं, वो आपके मोर एक्टिवेटेड होंगे, उनके रिजल्ट मिलने की और ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। और ये हम इसको प्रेडिक्शन कब तक देंगे, ये हाउसेज किस समय तक एक्टिवेटेड है? ओनली अप टू 30 मई। 30 मई के बाद इसकी स्थिति बदल जाएगी व्यक्ति की। 30 मई के बाद देखिए अभी आपको रिजल्ट किनके मिलते नजर आ रहे हैं, 1, 3, 4, 7, 10। अभी इनके मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये मैं अभी बाद में बताऊंगा। अभी मैं पहला पार्ट आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने एक्टिवेटेड हाउसेस, इनको मैं नाम दे देता हूं, दीज आर एक्टिवेटेड हाउसेस। करंट सिचुएशन में ये हाउसेस एक्टिवेटेड है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अब जून में 6 जून को क्या होगा, 6 जून के आसपास ये जुपिटर अपनी राशि बदल देगा। सैटर्न तो नहीं बदलेगा, सैटर्न 12 साइन में ही लग्न में ट्रांजिट कर रहा है, जुपिटर अब 4 साइन के अंदर आ गया। इस टेक्निक के अंदर आपको रेट्रोगेट नहीं कंसीडर करना है, ये मैं पहले से क्लियर कर देता हूं। रेट्रोगेट कंसीडर करेंगे तो वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर हम डायरेक्ट ही कंसीडर करेंगे।
अब देखिए यहाँ पर ये आपका, अब देख लेते हैं, अब ये बदल, जैसे ही किसी प्लेनेट ने इन दोनों में से राशि परिवर्तित की तो आपके जो रिजल्ट जिन भावों के मिल रहे हैं वो आपके चेंज हो जाएंगे। केवल दशा पर निर्भर नहीं कर रहा है, देखिए ट्रांजिट के बेस पर। अब मैं यहाँ पर एक्टिवेशन देखता हूँ किस किस का हो रहा है इस पर्टिकुलर केस में। तो सैटर्न तो नहीं करेगा, कोई बदलाव नहीं हुआ। तो सैटर्न के हाउसेज नहीं लिख रहा मैं, जुपिटर के हाउसेज बदल के देखिए जुपिटर किन किन को कर रहा है। तो जुपिटर अब यहां पर इन्फ्लुएंस कर रहा है 5th हाउस, 5वां भाव। एस्पेक्ट कर रहा है 1 2 3 4 5, 9वां भाव 5 9। फिर सैटर्न आपका करेगा, लग्न को भी करेगा, और इसके बाद 7th एस्पेक्ट से 11वां भाव। अब ये कुछ और ही स्थिति है, शनि जी ने भी कर रहा है। देखिए सब नोटों वाले भाव हैं, 5 9 11 1, सब धन भाव है टोटली। 5 9 11 एंड 1, लक्ष्मी स्थान आ गए तीनों के तीनों, त्रिकोण आ गए, और 11वां भाव और आ गया। और यहाँ पर इसके बाद देखते हैं किन किन प्लेनेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो प्लेनेट को एक 5th हाउस में वीनस के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, तो वीनस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं 1 2 3 4 5, 5th में कोई नहीं है, 6 7 8 9 में, ओ 7 में कोई नहीं है, और 9 में मून एंड राहु है। तो राहु को तो भूल जाओ, मून ले लो आप। तो ये दो प्लेनेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वीनस एंड मून। अब वीनस किन किन भावों का सबसे पहले ले लेते हैं लॉर्ड। तो इस कुंडली में वीनस लॉर्ड है 3rd एंड 8th हाउस, तो 3,8 लिख दिया हमने। इसके बाद हमने मून लिख लिया, वो कॉमन लॉर्ड है 5th हाउस का, तो 5 लिख दिया यहाँ पर। मून इज लॉर्ड ऑफ 5th हाउस, तो 3 8 5 हो गया। देख लेते हैं वीनस कारक किसका है। तो वीनस 7th हाउस का कारक है, और मून किसका कारक है, आपका 4th हाउस का कारक है। अब ये नई स्थिति यहां पर हमारे पास आ गई है कि जुपिटर आपका 1 5 9 11 को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वीनस और मून को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो हाउसेस बता रहे हैं 3 8 5 एंड 7 4 रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर अब मैं फिर से लेता हूं, अब क्या होने वाला है देखिए। सैटर्न पकड़ा हमने, तो सैटर्न के हाउसेज लिख रहा हूं मैं सीधा ही, वो आपका है 1 3 7 10। मून के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, तो मून 4th हाउस का कारक है और 5th का लॉर्ड है। इन्हीं हाउसेस को आपका सैटर्न इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब आ जाते हैं हम जुपिटर पर। तो जुपिटर आपका 1 5 9 11 हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जुपिटर मून और वीनस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो मून लॉर्ड है आपका 5th का, वीनस लॉर्ड है आपका 3 एंड 8 का। ये हमने नोट कर लिया। 5 इसका की खराब हो रही है 5। इसके बाद हम आ जाते हैं कि आपका मून कारक है आपका 4th हाउस का, और ये वीनस कारक है 7th हाउस का। सैटर्न और वीनस में अब कंबाइन हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए क्या पिक्चर बदलती है 6 महीने के बाद, बेस्ड ऑन द ट्रांजिट। दशाओं का भी अपना आप में असर होगा, वो हम डिस्कस करेंगे अभी लेटर ऑन। तो अब यहाँ पर जो हाउसेज आपके एक्टिवेटेड आए, दोनों के अंदर 1 आ रहा है, तो 1 एक्टिवेटेड है आपका डेफिनेटली। 2 आ रहा है क्या, 2 नहीं आ रहा। 3 आ रहा है, तो दोनों में 3 आ रहा है, 3 भी एक्टिवेटेड है। 4 आ रहा है क्या दोनों में, यस 4 भी आ रहा है, 4 एक्टिवेटेड है। 5 आ रहा है क्या दोनों में, यस 5 भी आ रहा है, 5 भी एक्टिवेटेड है। 6 आ रहा है क्या दोनों में, नहीं 6 सैटर्न में नहीं है। 7 दोनों में आ रहा है, तो 7 भी एक्टिवेटेड है। 8 आ रहा है क्या, 8 नहीं आ रहा। 9 भी नहीं आ रहा, 10 भी नहीं आ रहा, 11 भी नहीं आ रहा, 12 भी नहीं आ रहा। अब यहां पर देखिए बिल्कुल पिक्चर आपकी कंप्लीटली बदल चुकी है। पिक्चर क्या बदल चुकी है, वहां पर आपको रिजल्ट मिल रहे थे 1 3 4 7 10 के और 3 के। यहां पर आपका 1 3 1 4 7 तो एज इट इज है। अब आपको एडिशनली यहां पर 5th हाउस के रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे इस पर्टिकुलर टाइम पर, और दशा और अंतरदशा होगी, उसके बेसिस पर हम यहां पर और भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो देखिए सेकंड केस में 1 3 4 5 7 आ रहा है, फर्स्ट केस में आ रहा था आपका 1 3 4 7 एंड 10। ये थे अप टू मान लीजिए 30th में, डेट आगे पीछे हो सकती है कल। और ये आपको जो रिजल्ट मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं आफ्टर 30th में। ये आपके हाउसेस एक्टिवेटेड है 1 3 4 5
7 आफ्टर 30th मई मीन जून ऑनवर्ड्स 2026, और ये हमारे पास है अप टू मई 2026। अब ये साल भर कवर हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि जब तक जुपिटर, सैटर्न ने भी राशि नहीं परिवर्तित करनी 226 में, और जुपिटर भी अब नहीं करेगा। 5 में जाएगा, हम देख लेंगे जब जाएगा उस समय पर देखेंगे। जब ये 4 में है तब तक ऐसा रहने वाला है। जैसे ही इनमें से कोई भी आपका राशि परिवर्तित करेगा तब आपको उसको डेफिनेटली, हाँ ठीक है, राशि परिवर्तित करेगा, ये टेबल फिर बदलनी पड़ेगी। हाउसेस का एक्टिवेशन आपका लगातार बदल जाएगा। आपके पास कोई भी कुंडली आती है, आप ये इसको करें, क्यों हमने इस ग्रुप का नाम, हमारा रिसर्च ग्रुप है, आप करें, इसके बाद आप पाएंगे कि ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। अब यहाँ पर एक आधा काम हो गया हमारा, हमने ट्रांजिट के बेस पर ये देख लिया कि 30 मई तक आपको इन भावों के रिजल्ट मिलने वाले हैं, 1, 3, 4, 5, 7। आप सब जानते होंगे आपकी लाइफ के जितने भी मेजर इवेंट होते हैं, जितने भी मेजर इवेंट होते हैं, आप किसी भी महान गुरु को पढ़ लीजिए, बीवी रमन हो या आपका CS पटेल हो, आयंगर सर हो या आपका केन राव हो, जो भी महान गुरु हैं आप उन्हें उठा के देखिएगा। उनकी बुक्स के अंदर आपको जो भी कॉम्बिनेशंस हैं उनके अंदर वो जो मेजर इवेंट में सैटर्न और जुपिटर के ट्रांजिट को इंपॉर्टेंस देते हैं कि सैटर्न इन्फ्लुएंस करे उस पर्टिकुलर चीज को, जुपिटर इन्फ्लुएंस करे। आपने मैरिज सुनी होगी, तो मैरिज के केस में हम क्या करते हैं, डबल ट्रांजिट यूज करते हैं, मगर डबल ट्रांजिट अधूरा यूज करते हैं। हम 7th हाउस, 7th लॉर्ड, लग्न और लग्न लॉर्ड पर देख लेते हैं जुपिटर और सैटर्न दोनों इन्फ्लुएंस कर रहे हो। ऐसे ही संतान प्राप्ति के आपने कॉम्बिनेशन देखे होंगे, 444 ट्रांजिट यूज करते हैं, मगर जुपिटर और सैटर्न उसके अंदर डेफिनेटली यूज होता है। इसी तरीके से जब भी हम प्रोफेशन या नौकरी के लिए देखते हैं तभी भी उसमें जुपिटर और सैटर्न को हम यूज करते हैं कि दोनों ट्रांजिट में उस पर्टिकुलर भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा हो। तो हमने यहाँ पर ये पहले ही एडवांस में निकाल लिया कि दोनों किन किन भावों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस समय पर, तो उन्हें आप बोल सकते हो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्टिवेशन टेक्निक। दशा से भी एक्टिवेट होते हैं और हाउसेस से भी एक्टिवेट होते हैं। तो पहले स्टेप में हमने वो पता कर लिया कि किसी व्यक्ति के कौन कौन से हाउसेस एक्टिवेटेड है। हाउसेस एक्टिवेटेड आपको मालूम चल गए, इसका मतलब वो उस व्यक्ति को पहले, तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें भाव के रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर क्या प्रेडिक्शन दूंगा मैं इसे, कोई कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। पहला भाव क्या होता है, सेल्फ से रिलेटेड, उसका मान सम्मान हो सकता है अपने आप में। 6, 8, 12 तो एक्टिवेटेड है नहीं, वरना मैं कह देता बीमारी भी हो जाएगी, दशाएं भी सपोर्ट कर रही हो। यहाँ पर नेगेटिव हाउसेज नहीं है, उससे हेल्थ से रिलेटेड कोई भी, तो पहले भाव से रिलेटेड मान सम्मान बढ़ सकता है। 3rd हाउस से रिलेटेड कोई भी, पराक्रम से रिलेटेड, ऑनलाइन किसी से रिलेटेड, कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड रिजल्ट मिल सकते हैं। 4th हाउस का मतलब है व्हीकल ले सकता है, मकान ले सकता है, और कुछ इस तरीके का काम कर सकता है। 5th हाउस यदि इसकी एज ज़्यादा है, कम है, तो आप कहोगे कि वो आपका लव और रोमांस कर सकता है, लर्निंग कर सकता है, और भी कम है तो एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, काउंसलिंग वगैरह कर सकता है। और 7th मतलब यदि मैरिजेबल एज है तो इसकी मैरिज हो जाएगी, और मैरिजेबल एज नहीं है तो आपका पार्टनरशिप वगैरह कर सकता है, पब्लिक एक्सपोजर हो सकता है, इसका नेम फेम हो सकता है। उम्र के हिसाब से प्रेडिक्शन दी जाती है हमेशा। ब्लाइंड कुंडलियों पर कोई भी प्रेडिक्शन नहीं देगा आपको। ये मैं पहले बता देता हूँ, जिनको भी आदत है, एक कुंडली आई मतलब अक्सर मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ उन्हें आप थोड़ा सीरियसली लेंगे, मुझे उम्मीद है। और वो मैं ऐसा ही नहीं बता रहा, मैं बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे यही करता हूँ मैं 24 घंटे बरसों से, इसलिए मालूम है कि बहुत सारे लोग, मैं क्या कई ग्रुप्स में, फिर अल्टीमेटली मैं उन्हें छोड़ देता हूँ। एक व्यक्ति आएगा, वो एक अपनी उससे एस्ट्रोसेट से एक प्रिंट लेगा और उसको डाल देगा उसके ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप पर, और वहाँ पर सारे एस्ट्रोलॉजर्स आएंगे, वो उसके बारे में 50 चीज़ें बता देंगे, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो वो गलती आप बिल्कुल भी ना करें। आप जिस भी पर्सन के बारे में प्रेडिक्शन देंगे, उस पर्सन के आपके पास पूरे डेटा अवेलेबल होने चाहिए। क्या अवेलेबल होने चाहिए मतलब वो उसका वो भी नहीं पूछते मेल है, फीमेल है, पढ़ा लिखा है, क्या करता है, काम करता है, मगर उसकी प्रेडिक्शन सारी दे देते हैं। आपने सबसे पहले देशकाल पात्र को कभी नहीं भूलना है, एस्ट्रोलॉजी उसके बगैर शुरू ही नहीं करनी है। आप उस व्यक्ति से पूछो उसकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या वो करता है, और एजुकेशन है तो कहाँ से ली है। ऐसा नहीं कि वो कहते हैं कि मैं MBA हूँ, मैं बीटेक हूँ, और आप बीटेक को एक ही उसके अंदर पता लगे वो IIT से बीटेक है, पता लगे कोई नॉर्मल सी कॉलेज से बीटेक है, तो दोनों में दिन रात अंतर हो गया। आपका प्रेडिक्शन का लेवल अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए हिसाब से। इसके बाद आप उससे पूछेंगे कि भाई आपके पेरेंट्स बैकग्राउंड पता करना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स क्या करते हैं,
क्या पेरेंट किसी के ऑफिसर हो, किसी के बड़े बिजनेसमैन हो, किसी के छोटे बिजनेसमैन हो, किसी के पेरेंट्स किसान हो, तो आपको अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को एनालाइज करना है, क्योंकि कॉमन सेंस के बगैर कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं होती। वो भी पूछेंगे आप उससे। इसके बाद वो अभी नौकरी से रिलेटेड बात कर रहा है, तो करंट में क्या सिचुएशन है, कब उसने क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, कितने दिन से वो घर बैठा है या कितने दिन से काम कर रहा है, कितना उसका पैकेजेस है, ऐसी सारी बातें आप उससे जो भी ले सकते हो, वो सब जानकारी लेने के बाद ही हम प्रेडिक्शन देने की कोशिश करेंगे। उससे पहले देना कुछ भी नहीं है, तुक्केबाजी है। आप 10 बातें बोलोगे, उसमें 1-2 बात सही होगी, आप अपने आप को एस्ट्रोलॉजर समझने लग जाएंगे, मगर वो कुछ भी नहीं है, वो तुक्केबाजी है। आप सर्टेन होना चाहते हो तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मैरिज के लिए आएगा तो आप कोशिश करें कि पेरेंट्स की बजाय जिसकी मैरिज है उससे बात करें, उससे पूछें आपके कोई पास्ट रिलेशनशिप है, करंट कोई अफेयर चल रहे हैं, आप मैरिज करना भी चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, पहले रहे हैं, पता लगे वो ऑलरेडी किसी से काफ़ी रिलेशनशिप में रहा हो, आप उसकी फर्स्ट मैरिज देख रहे हो, देखनी आपको दूसरी चाहिए, तो आपकी प्रेडिक्शन अपने आप में गलत हो जाएगी। इसलिए देश काल पात्र इंपॉर्टेंट होता है। कोई व्यक्ति आपको नौकरी से रिलेटेड पूछ रहा है, तो आपने जब तक जानकारी नहीं ली तो कैसे प्रेडिक्ट करोगे? आपको पता होना चाहिए उसकी पहली नौकरी है, दूसरी नौकरी है, या कौन सी नौकरी है, तो अकॉर्डिंगली तो आप कुंडली को एनालाइज करोगे। चाइल्ड बर्थ देखना है तो ये थोड़ी है कि धड़ल्ले से बताना शुरू कर दिया। अब उसे बैकग्राउंड लोगे, भाई पहले मिसकैरेज तो नहीं हो गया, या आपको क्यों नहीं हो रहा, कंसीव नहीं हो पा रहा, आपने कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह किया है, डॉक्टर से बात की है, तभी तो आप प्रेडिक्शन दोगे। ये नहीं कि हम खुलेआम शुरू हो जाएं, बिकॉज आप अपने आप को प्रूव जहाँ करने लगोगे कि आप एक बेटर एस्ट्रोलॉजर हैं, वहाँ आप फंस गए, मतलब आप गलत रास्ते पर चले गए। तो हमें गलत रास्ते पर नहीं जाना है। तो अब यहाँ पर जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसका 30 मई तक, आफ्टर 30 मई इन भावों से रिलेटेड रिजल्ट मिल रहे हैं। इसमें यदि आप में से किसी को डाउट हो, जो मैंने अभी तक एक पार्ट बताया, दिस इज पार्ट 1 ऑफ कुंडली एनालिसिस, किस तरीके से आपको प्रेडिक्शन देनी है। इसमें यदि किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। जी अपूर्वा जी। हाँ, प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। गुरु जी, ये पूछना है, सबसे पहले मतलब कि हम जातक का लग्न कुंडली देखेंगे कि गुरु शनि कहाँ बैठे हैं और कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। फिर यही चीज हम गोचर में भी देखेंगे कि गोचर में जो है जातक का गुरु शनि किस भाव में बैठे हैं और कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। फिर हम ये कारक लेंगे, तो उसके आधार पर फिर हम प्रेडिक्शन करेंगे ना। मतलब वो मतलब हम सही बता रहे हैं कि कुछ छूट रहा है? नहीं, गोचर वाला गुरु किन किन भावों को देख रहा है नंबर 1, फिर वो किन किन प्लेनेट को देख रहा है, उन प्लेनेट को वो किन किन भावों के स्वामी है और किन किन भावों के कारक हैं, ये नोट करना है बस। जी ठीक भाई, यही पूछना था। जी, और किसी का कोई डाउट नहीं तो है क्या तो? इसमें सूद? जी राजपाल जी। राजपाल जी, ये सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर अब जी इसमें एक्टिवेशन हुआ था, उसमें राहु और केतु को हमने इसलिए नहीं लिया कि उनकी लॉर्डशिप नहीं है, हाँ, कारक तत्व भी नहीं है, लॉर्डशिप भी नहीं है। लेकिन वो एक्टिव तो होंगे, वो कुछ ना कुछ तो देंगे। नहीं वो ठीक है, उनकी दशा होगी तो हम ले लेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं देंगे। दशा अगर है तो क्या लेंगे, उसका तब हम उन्हें सिग्निफिकेशन से लेंगे खाली? दशा होगी तो हम देख लेंगे कि वो पर्टिकुलर आ रहे हैं कि नहीं, उसमें दशा के बगैर उन्हें नहीं देखना। ठीक है सर। और जब आपने भाव ले लिया है ना अपने आप में, भाव तो ले लिया है ना हमने, हाँ, तो दशा यदि राहु और केतु से रिलेटेड आ रही है तब हम राहु केतु पे फोकस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो नेचुरल सिग्निफिकेशन ले सकते हैं उस दशा में नहीं, तो। दशा है तब तो नेचुरल सिग्निफिकेशन लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। बलराम जी। सर जयराम जी की, जयराम ये जी। लगन 4 से लेंगे या चरित्र को भी इम्पोर्टेंस देनी है इसमें, और डिग्री को भी? नहीं केवल आगे पीछे ये स्किप कर जाते हैं। नहीं, केवल तो लगन हम चार्ट को लेंगे, लगन, केवल लगन चार्ट। अगर 2 की डिग्री का हो, कितनी भी डिग्री का हो, जुपिटर या सैटर्न? कितनी भी डिग्री का हो, जो ट्रांजिट वाला प्लेनेट भाव को नहीं एक्टिवेट करता, वो राशि को करता है।
राशि नहीं बदलती नहीं जैसे पे भी। ठीक है। जो ट्रांजिट वाला प्लेनेट एक राशि में ट्रांजिट करता है, दूसरी राशि को देखता है, ना कि भाव को। भाव तो हम बोल देते हैं, मगर वो राशि टू राशि होता है। जी नीलम जी। थैंक यू। हाँ सर, कोई यदि आए कि 2-3 महीने में मेरा कुछ जॉब में गड़बड़ होने वाला है, ऐसे एंटिसिपेशन है, तो क्या पीडी को भी इसी तरह देख सकते हैं? पीढ़ी पे दशा पे अभी मत पीडी। सोचो, मैं केवल ट्रांजिट बता रहा हूँ आपको। ओके ओके सर। दशा तो मैं अभी बताऊंगा आपको, दशा किस तरीके से देखनी है। इसमें आपको हाउसेस किसी को नहीं पता लगे हो तो आप बताइए। अब मैं इसका सेकंड स्टेप बता रहा हूँ। पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया कि हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि उसके करंट सिचुएशन में कौन कौन से हाउसेस एक्टिवेटेड हैं। अब आते हैं हम दशाओं को किस तरीके से एनालिसिस करना है, किस तरीके से देखना है। तो दशा का थोड़ा सा टॉपिक है कॉम्प्लिकेटेड, तो हमें उसके लिए दशाओं की जानकारी होनी चाहिए कि दशाओं को हम किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। दशा क्या हुआ भाई, म्यूट रखें प्लीज। चलो मैंने सबको म्यूट कर दिया। तो देखिए सेकंड पार्ट, ट्रांजिट से मैंने जुपिटर और सैटर्न ट्रांजिट से वो भाव पता कर लिए कि कौन कौन से भाव ये दोनों एक्टिवेट कर रहे हैं। आपके इवेंट दो तरीके के होते हैं। एक इवेंट वो होते हैं जो कि हमारी विश के अंदर होते हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। एक इवेंट वो है जो मैं मर्जी होगी तो करूंगा, कोई नहीं करा सकती, कोई दशा नहीं करा सकती, कोई ट्रांजिट नहीं करा सकता जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी। और इसे मैं प्रूव करता हूं कौन से इवेंट है। आपको है कि सब कुछ तो लिखा हुआ है, प्रारब्ध में लिखा हुआ है, हम प्रारब्ध लेकर आ रहे हैं। प्रारब्ध हमें दशाएं हमारी एक पर्टिकुलर इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी को बताती हैं, मगर ईश्वर ने हमें अपनी फ्री विल भी दी हुई है। फ्री विल वो है जो आप ऐसे कुछ काम है जो आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार घटित होंगे। इस चीज को माइंड में बिठा लीजिए। और कुछ ऐसे इवेंट हैं जो आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं होंगे। इन दोनों को बाइफरकेट करिए जब भी प्रेडिक्शन देना चाहते हो, और इन चीज़ों को सिंसियरली लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, आप बाद में कुंडली लेकर आओगे, अपने तरीके से करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, ये आपको कोई बातें बताएगा भी नहीं। पहली बात, मैरिज की प्रेडिक्शन कोई भी एस्ट्रोलॉजर दुनिया में दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता ये बता रहा हूं मैं। और मैं दूसरी तरफ ये भी कहता हूं कि मेरे से एक्यूरेट नहीं दे सकता कोई। क्यों नहीं दे सकता उसका रीजन मैं बता रहा हूं। मैरिज जब तक आप देश काल पात्र को एनालाइज नहीं करोगे, मैरिज आपकी फ्री विल पे डिपेंड करती है, वो व्यक्ति की इच्छा पर डिपेंड करती है, वो करेगा या नहीं करेगा। कोई भी प्लेनेट नहीं करा सकते मैरिज, क्योंकि ये फ्री विल का हिस्सा है। मैं चाहूंगा मैरिज करूंगा, चाहूंगा तो नहीं करूंगा। तो इसका मैं आपको प्रूफ देता हूं कि आज से 50 या 60 साल पहले घर वाले सभी की मैरिज कर देते थे। 15, 16, 17 साल की उम्र के अंदर कोई भी रिश्ता लेकर आ जाता था, ना कोई लड़का देखता था ना लड़की देखते थे। रिश्ता लेकर आ गया तो उसे लौटाने की रीत नहीं थी, आ गया तो हो गया रिश्ता, हो गई मैरिज 15 साल की उम्र में। इसके बाद एक समय आया जब वो एक दूसरे को देखना शुरू हुआ और वो एज शिफ्ट होकर होगी 23, 24, 25 साल। उस समय पर मैरिज होती थी, 25 साल के आसपास तक मैरिज होती थी। फिर एक समय आया कि चलो माँ बाप की थोड़ी बहुत से होती थी, मैरिज की उम्र 25 से 30 के बीच में शिफ्ट हुई। आज के समय पर 25 तक तो सोचते ही नहीं है माँ बाप की भाई मैरिज भी करनी है क्या बच्चों की। क्यों? क्या कुंडली बदल गई, दशाएं बदल गई, ट्रांजिट बदल गया? कुछ भी नहीं बदला ना, सब कुछ होगी वही कुंडली है। आज से 100 साल पहले जो कुंडली होती थी वही आज एग्जिस्ट करती है। आज से 100 साल पहले जो इंसान था वही एग्जिस्ट करता है, वही ट्रांजिट है वही एग्जिस्ट करता है। मगर आजकल तो किसी की भी नहीं होती 20-18 साल से पहले। क्यों? कानून भी है देशकाल पात्र जिसे हम बोलते हैं। दूसरा, अब एजुकेटेड है, आपके फीमेल एडवांस हो चुकी हैं, उन्हें पता है कि हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लव मैरिज करेंगे या जैसी भी करेंगे। एडवांस हमारी थिंकिंग हो चुकी है, समाज में बंधे हुए नहीं है, तो आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता।
कंपेल नहीं कर सकता, तो अब आप मैरिज किसकी हिसाब से कर रहे हो? क्या कुंडली में दशाओं के हिसाब से मैरिज हो रही है? नहीं, आपकी फ्री विल का रोल है उसके अंदर, दशाओं का रोल है नो डाउट, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजों में जो रोल है आप हमेशा याद रखिएगा जब आप प्रेडिक्शन कर रहे हो। आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, काफी सोच समझकर, काफी एनालिसिस, काफी रिसर्च के बाद। संतान की आप प्रेडिक्शन नहीं दे सकते ब्लाइंडली, और शादी की प्रेडिक्शन नहीं दे सकते ब्लाइंडली। शादी की जो आपकी जिंदगी के अंदर हर दूसरे तीसरे साल दशा और ट्रांजिट आपकी मैरिज के कॉम्बिनेशन लेकर आता है। हर दूसरे तीसरे साल जब आप पैदा होते हो सकता है उस समय पर मैरिज की दशा चल रही हो, और उस समय में मैरिज हो भी सकती है। देशकाल पात्र बोल रहा हूं ना कि मैं राजस्थान से हूं, हमारे यहाँ पे राजपूतों के अंदर पेट में ही मैरिज हो जाती थी। तेरा लड़का हुआ, मेरे लड़की हुई, तो उन दोनों की शादी कर देंगे हम, और वो गोद में लेकर उनकी मैरिज कर दिया करते थे, गोद में लेकर फेरे डाल दिया करते थे। मैं खुद गया हूं ऐसी मैरिज में। तो उनकी दशा 2 या 3 साल पे ही आ गई, तो दशा आपकी 5 साल पे भी आएगी, 7 पे भी आएगी, 9 पे भी आएगी, 12 पे भी आएगी, 15 पे भी आएगी। तो कौन एस्ट्रोलॉजर को इतनी ताकत है जो ये बता दे कि इनमें से कौन सी दशा में मैरिज होगी? कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता। एस्ट्रोलॉजर का क्या काम है? ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं। जब आपके पास व्यक्ति आए, जब आपके पास व्यक्ति आए कि जी मुझे मैरिज करनी है, और कौन? माँ बाप नहीं, आप उससे जरूर बात करिए जिस बच्चे ने मैरिज करनी है। आप उससे पूछिए वो चाहता भी है या नहीं चाहता है, या माँ बाप जबरदस्ती कर रहे हैं और इस चक्कर में वो डिले हुए जा रही है। आजकल अक्सर यही देखा जाता है कि माँ बाप भी लगे होते हैं कि वो सोचते हैं हम फ्री हो जाएं, मुफ्त हो जाएं, पोते पोती खिला लें, नाती पोते खिला लें, बच्चों को कोई लेना देना नहीं है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। अब आप उससे पूछिए, वो कह रहा है हाँ मैं करना चाहता हूँ। अब आप जो नियरेस्ट डेट निकलती है वो बता दीजिए, मैरिज पक्का हो जाएगी। उसकी कुंडली के अंदर जो भी एस्ट्रोलॉजर का काम है, मैरिज की 50 डेट निकाल सकते हैं हम, जो सबसे क्लोज हो जब वो व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करे। ये मान के चलिए प्रारब्ध का हिस्सा है। एस्ट्रोलॉजर के पास कोई व्यक्ति आया, इसका मतलब वो सारे हथियार उसके खराब हो चुके हैं, सारे हथियार आजमा चुका है। एस्ट्रोलॉजर सबसे आखिरी वो होता है जब सारी जगह हार चुका होता है, मैट्रिमोनियल साइट्स में दे चुका होता है, लोगों से बात कर चुका होता है। इसके बाद उसके मन के फिर एंड में कोई कहता है कि जी वो फलाने पंडित जी है, वो बात सही बताते हैं, जरा उन्हें भी दिखा लो। तब वो हमारे पास आ जाते हैं और फिर वो कहेंगे जी आप बताइए, चाहे हम पंडित जी हैं या नहीं है, तो फिर हम उसको बताएंगे। तो आपने क्या नियम बनाना है कि संतान प्राप्ति मीन चाइल्ड बर्थ और मैरिज के केस में नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी नहीं लगानी, मगर कुछ चीजें पक्का होंगी। आपके चाहने का कोई असर नहीं होगा। बीमार कोई नहीं चाहता बीमार हो, सब होते हैं, वो दशाओं के थ्रू होगा, ट्रांजिट के थ्रू होगा। 7th हाउस है, वो 6th हाउस है आपका डिजीज का, आपका ऑपरेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सीडेंट, 8th and 12th, 6, 8, 12 के रिजल्ट आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी। ये ध्यान रखिएगा, इन इंपॉर्टेंट बातों को हम नोट कर लो। 6, 8, 12 के रिजल्ट आपकी दशा सीक्वेंस पर ही डिपेंड करेंगे, ट्रांजिट पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेंगे। ट्रांजिट हालांकि उसको टाइम करेगा, मगर उनसे रिलेटेड घटनाएं जब घटित होंगी, 5वें और 7वें भाव को अलग कर दीजिए, 5th and 7th आपकी फ्री विल पे डिपेंड करेंगे सबसे ज्यादा। इसके बाद 6, 8, 12 के जो भावों के रिजल्ट हैं वो आपकी दशाओं पर डिपेंड करेंगे। आप बीमार नहीं हो सकते जब तक अप्रोप्रिएट दशा ना हो, ट्रांजिट ना हो। आपका हॉस्पिटलाइजेशन, सडन इवेंट नहीं हो सकता, एक्सीडेंट नहीं हो सकता। 8th हाउस, आपको इनहेरिटेंस नहीं मिल सकती जब तक कि आपकी प्रॉपर दशा सीक्वेंस ना हो। 12th, लॉसेज नहीं हो सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, आपको कोई पर्सनल लॉस, घर में कोई डेथ वगैरह नहीं हो सकती जब तक प्रॉपर ट्रांजिट और वो ना हो। तो 6, 8, 12 के जब भी आपको रिजल्ट देखना है, व्यक्ति से नहीं पूछना, वो आप प्रेडिक्शन दे सकते हो बगैर कुछ कहे। आपको ये नहीं पूछना तू कितना पढ़ा लिखा है, कहाँ का रहने वाला है, पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं, कोई लेना देना ही नहीं है। 6, 8, 12 में आपको कोई देशकाल पात्र की जरूरत नहीं है। आप कुंडली देखिए, बताइए भाई साहब इतने साल की उम्र में आप बीमार पड़ोगे, इतने साल की उम्र के अंदर आपको एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो 6, 8, 12 3 भावों में आपको कोई भी चीज नहीं देखनी। देखिए ये सेकंड बाइफर्केशन है, तो 5 और 7 में उस व्यक्ति की फ्री विल चलती है, और 6, 8, 12 के अंदर आपको दशा और वो लगेगा। इसके बाद आपने 4th हाउस और जो 10th हाउस देखना है, 4th and 10th। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये केवल ट्रांजिट भी इन इवेंट को करा सकता है, मगर ट्रांजिट कब कराएगा ध्यान से सुनिए। 4th क्या है?
मकान खरीदना है, कार खरीदनी है, मेनली इसी काम के लिए यूज करते हैं। वैसे तो बहुत सिग्निफिकेशंस हैं। अच्छा मोबाइल लेना है, आईफोन लेना है जो भी लेटेस्ट आएगा, कोई भी एसेट आप लेना चाहते हो, 4th हाउस हो गया। बड़ी कार लेनी है, अब आपकी इच्छा है इस तरीके की कार लेनी है, लॉन्च होगी तभी तो लोगे, आपकी मर्जी से थोड़ी ले लोगे जाके। पैसे होंगे आपके पास, मूड बनेगा, किस दिन आप बिल्कुल सोच कर बैठ कर जाओगे कि यार ये ले लेते हैं, नहीं टालते रहोगे टालते रहोगे टालते रहोगे, और एक दिन ऐसा आएगा चंद्रमा का ट्रांजिट, आप एकदम से उसके आगे से निकल रहे होगे और शोरूम में घुस जाओगे। शोरूम में घुसोगे, आपको वो जो सेल्स मैन वहां पे बैठा होगा वो आपको फंसा ही लेगा कुछ ना कुछ कर करा के, और आप नहीं लेने गए तभी भी आके घर पे बता दोगे वाइफ को कि भाई देखो मैं कार बुक करा के आ गया हूँ। किसका रोल है इसमें? ट्रांजिट का रोल है। ऐसे ही नौकरी कर रहे हो आप, तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यू देते जा रहे हो देते जा रहे हो देते जा रहे हो, आपकी कोई फ्री विल नहीं है। आपको जब प्रोफेशन मिलेगा, नौकरी मिलेगी, तो वो आपका नौकरी तो मिलेगी दशा और ट्रांजिट दोनों की वजह से, मगर आप नेम फेम आपको मिलेगा केवल ट्रांजिट की वजह से। कोई व्यक्ति नहीं जानता कि उसका कब नेम फेम हो जाएगा। आपने बहुत लोगों का नाम सुना होगा कि वो एकदम से ही उनका नाम आ जाता है, किसी भी वजह से आप फेमस हो जाते हैं, एक दिन के अंदर अंदर फेमस हो सकते हो आप, यदि ईश्वर चाहेगा, आपकी मदद करेगा। दैट इज द ट्रांजिट, इट इज द 10th हाउस। तो 10th हाउस के रिजल्ट भी आपको ओनली ट्रांजिट दे सकता है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया बताया। जब आप प्रेडिक्शंस दे रहे हो तो इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखोगे कि मैरिज और चाइल्ड बर्थ की प्रेडिक्शन के बारे में आप ध्यान से सोचोगे, ऐसा ही नहीं दोगे कभी भी, और कोई कितना भी वो बन जाए कलाकार, पर इनकी प्रेडिक्शन बगैर देशकाल परिस्थिति के कभी मत देना। दूसरे आदमी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब जब हमने ट्रांजिट में भाव एक्टिवेटेड देख लिए, भाव एक्टिवेटेड देख लिए, तो अब आप देखोगे उस पर्टिकुलर समय पर महादशा अंतरदशा किन किन ग्रहों की चल रही है। अब यदि महादशा और अंतरदशा उनमें से किसी भाव से रिलेटेड प्लेनेट की चल रही है, तो उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे 100%। कोई नहीं टाल सकता कि आपका जुपिटर और सैटर्न ने मिलकर जिन भावों को आपको एक्टिवेट कर लिया वो हमने नोट कर लिए। अब आप चले जाइए उसकी दशा और अंतरदशा को देख लीजिए। दशा और अंतरदशा पर हम बात करेंगे अगली क्लास में, आज की क्लास में नहीं करूंगा मैं, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा किस तरीके से देखना है, थोड़ा ब्रीफ में। हालांकि वो टॉपिक तो बहुत बड़ा हो जाता है, पर ब्रीफ में आप कैसे यूटिलाइज करोगे, तब हम आप दशा और अंतरदशा को पकड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर लेता हूं अभी हमने इस व्यक्ति के हाउसेस देखे थे जून के बाद, ये 1 3 4 5 7, 1 3 4 7 10 ये हाउसेज आ रहे थे। इसकी हम दशा पकड़ते हैं। देखिए इसको मुझे प्रेडिक्शन देनी है अभी क्या होने वाला है इसके साथ। इसकी देखिए मून की दशा है अप टू नवंबर, और नवंबर में मार्स हो जाएगी, तो मून की दशा है। तो वैसे तो ये आपका नियम है पाराशरी का, लघु पाराशरी का नियम है कि कोई भी प्लेनेट अपनी दशा में और अपनी अंतरदशा में नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देता है, केवल अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देगा। तो मून अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देगा, मगर मैं इसको लॉर्डशिप से भी रिलेट कर देता हूं कि मून यहां पर जो है आपका इस कुंडली के अंदर यदि आप देखोगे तो ये 5th हाउस का लॉर्ड है और लग्न में बैठा है। मून का इससे ज्यादा कोई रोल नहीं है। अंतरदशा भी इसकी है, आप शुरू में देखोगे तो पीडी भी इसी की आएगी। तो जनवरी 2026 के आसपास यदि आप देखना चाहोगे तो हम देख रहे थे कि यहाँ पर इसका और जनवरी के बाद जून के बाद भी ये कई हाउसेज एक्टिवेटेड है। 1st हाउस एक्टिवेटेड है, 5th हाउस एक्टिवेटेड है, 4th हाउस एक्टिवेटेड है, 3rd हाउस एक्टिवेटेड है। ये भी हमने देखा था कौन कौन से हाउसेज एक्टिवेटेड थे। देखिए 1 3 4 7 थे अप टू 30th में, इसके बाद 1 3 4 5 7 हो गए आफ्टर 30th में। अब यहाँ पर हम देखते हैं 1 3 4 5 7। यदि मैं 30th मई के बाद देखूं, 30th मई के बाद, तो देखिए दशा प्लैनेट किस किस के रिजल्ट देता है। दशा प्लैनेट के बारे में हमें पता होना चाहिए। दशा प्लैनेट पहली बात तो अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट देगा, तो मून अपने नेचुरल सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट दे देगा। इसके बाद आपका वो अपनी लॉर्डशिप वाले हाउसेस के देगा, 5वां भाव। इसके बाद जिस भाव को वो देख रहा होता है उसके रिजल्ट देगा, और जहां पर बैठा है वो सोर्स बनता है। सोर्स पर भी बात करेंगे अगली क्लास में, मैं सोर्स पर मैं बात करूंगा
आप में से कोई लोग बताना चाहें, मैं मेरे से आप में से बहुत लोग पढ़ चुके हो, अधिकतर लोग मेरी दशाओं की क्लासेस करके ही आए हो, तो आप में से जो भी बोलना चाहे वो भी बोलेगा। सोर्स का क्या मतलब है, अगली क्लास में हम आधे से पौना घंटा सोर्स को यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि दशाओं के रिजल्ट देखना अधिकतर लोगों को अभी भी नहीं आता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इसका पहला भाव के रिजल्ट मिलेंगे, 5वें के भी मिलेंगे और 7वें के भी मिलेंगे मून की दशा में। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए थर्ड से कोई कनेक्शन नहीं हो रहा, थर्ड से कोई, अब यहाँ पर इस पीरियड के अंदर देखता हूं मैं आफ्टर 30th में, थर्ड से कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है आपका, मगर 1 से कनेक्शन हो रहा है, 4 से भी कोई कनेक्शन नहीं हो रहा। 1, 5, 7 के रिजल्ट मिलेंगे, 1, 5, 7 के। तो 5, 7 क्या बोलोगे आप? यदि ये खुद उसकी एज ग्रुप वो है तो हो सकता है इसकी मैरिज हो जाए, लव अफेयर चल जाए और उस ड्यूरेशन में इसकी मैरिज भी हो सकती है, या ये हो सकता है लर्निंग भी कर सकता है। 5 इज द लर्निंग और 7 इज द आपका पब्लिक एक्सपोजर, इसका हो सकता है। सोर्स कौन बनेगा? खुद 1 जहां पर बैठा हुआ है, मार्स कहां पर बैठा हुआ है इसके, इसमें देखिए वो सॉरी मून जो सोर्स बन रहा है लग्न में बैठा हुआ है पहले भाव में। तो पहले भाव का मतलब होता है जब फर्स्ट हाउस के सोर्स बनता है, इसका मतलब सेल्फ एफर्ट, अपने प्रयासों से उस व्यक्ति को वो चीजें मिलेंगी। तो यहां पर देखिए हम इसके बारे में एकदम से मैं इसको प्रेडिक्शन दूंगा कि भैया तेरा ये यहां पर आया, उसको और भी पिन पॉइंट करना मैं बताऊंगा। ये मेरे पास चलकर आया, मैंने इसको कहा कि तेरे भाई मई के बाद, मई से पहले कुछ और होंगे रिजल्ट, मई के बाद यदि मैं देना चाहता हूं मई से पहले होंगे रिजल्ट, तो उसमें आपको इसको मेनली मई से पहले कौन कौन सा है अप टू मे, तो ना ही तो इसको 3 के मिलने हैं, ना इसको 4 के मिलने हैं, 1 और 7 के रिजल्ट मिलेंगे। 1 और 7 के रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। 1, 7 का मतलब वही मैरिज की भी संभावना हो सकती है। साथ ही साथ आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर 7th को मून देख रहा है तो क्वालिफाई कर रहा है, और इसके बाद आप कह सकते हो कोई पार्टनरशिप हो सकती है, और उसका सोर्स कौन बनेगा? सेल्फ एफर्ट। और उसके बाद जो होगा 1, 5, 7, तो इसको मैं रीड करना चाहूँ तो पढ़ना आपको आना चाहिए नंबरों को। 1, 7 था तो क्या था, इसकी शादी हो सकता है तय हो जाए और मैरिज हो जाए 30 मई तक, और 30 मई के बाद 5 और इन्वॉल्व हो गया, 1, 5, 7। 5 इज द रोमांस, आपका जो इंटीमेसी होती है आफ्टर मैरिज, उसको 5 रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन आफ्टर मैरिज जो भी आपका रोमांस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इसको लैंग्वेज बदल के कह दूंगा, देख भाई तेरी यहां पर मैरिज होगी और इसके बाद हनीमून मनाने जाएगा, घूमेगा वाइफ के साथ, एंजॉय करेगा, बिकॉज 5, 7 आर ऑल्सो इन्वॉल्व। 1, 5, 7 हो गए यदि इसकी मैरिजेबल एज है तो। इस तरीके से हम इसको प्रेडिक्शन उस समय पर दे देंगे, और इसकी लाइफ के अंदर मेन इवेंट इन्हीं भावों से रिलेटेड होगा, 1, 5, 7 से रिलेटेड होगा। यदि ये हो सकता है बिजनेस करता हो, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि देश काल पात्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7th हाउस बिजनेस का भी होता है, सेल्फ एफर्ट से ये बिजनेस भी सेटल कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि बात करना जरूरी है उस व्यक्ति से। 1 और 7 आ रहा है यहाँ पर, 1 और 7 ये बताता है कि वो सेल्फ एफर्ट से हो सकता है कोई रिटेल बिजनेस शुरू करे, पार्टनरशिप शुरू करे। 1 और 7 दोनों के रिजल्ट मिल रहे हैं, तो उसका हो सकता है पार्टनरशिप शुरू हो। और यहाँ पर 5 भी आ गया तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ लर्निंग के लिए भी जा सकता है। तो मल्टीपल चीजें, जैसे वो ऑलरेडी मैरिड है, अब मैरिड में तो मैं नहीं कहूंगा ना कि 1, 7 के आपके मिलने हैं। सपोज की 35, 40 ईयर की एज में ऑलरेडी वो अपने मैरिड है, बच्चे भी हैं, तो आपका बच्चे नहीं है तो आप यहाँ पर 5 को इंक्लूड कर सकते हो कि भाई चाइल्ड बर्थ भी हो सकती है इस समय पर आपको चाइल्ड। अब ये आता है मेरे कि मेरे बच्चा होने की पॉसिबिलिटी है क्या, कब होगा, संतान कब होगी। और यदि ये इस तरीके का क्वेश्चन लेकर आता है तो मैं इसको कहूंगा आफ्टर 30th में आपके कॉम्बिनेशन बन रहे, 1, 5, 7 आ रहा है, तो 5 का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। 5th हाउस की दशा भी चल रही है, 5th लॉर्ड की दशा चल रही है, ट्रांजिट में भी 5th हाउस को सैटर्न और जुपिटर दोनों इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो आपको चाइल्ड बर्थ की पॉसिबिलिटी है। कब होगा एग्जैक्टली वो डेट भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रांजिट और दशा को यूटिलाइज करेंगे। इसमें यदि आपको किसी को कुछ पूछना है, नेक्स्ट क्लास में दशा के लिए रखूंगा शुरू की, इसमें अभी कोर्स में मैं 3-4 क्लास में खुद अपनी तरफ से कराऊंगा। उसके बाद यदि आपको फिर हम डिस्कस करेंगे आपके थ्रू। और ये जो मैंने बताया है सभी लोग अगली क्लास में एक कुंडली पर लगा के आएंगे, सभी जो भी क्लास में आएगा मैं हर पर्सन से पूछूंगा अपनी कुंडली पर लगा के आओ सब, कि आपकी लाइफ के अंदर जब जुपिटर, ये होमवर्क है आपका, क्योंकि हमारा रिसर्च कोर्स है, ध्यान रखना इसमें वर्ड लगा हो रिसर्च। तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है, आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि आप बहुत
बेटर स्थिति में आ जाओगे प्रेडिक्शन में। जिसको बिल्कुल नहीं आता वो भी सीख जाएगा। तो आप क्या करेंगे, एक तो सबसे पहले आप ये निकालेंगे कि आपके कौन कौन से हाउसेस एक्टिवेट होंगे जब जुपिटर अब वापस से 3 साइन के अंदर जाएगा, जेमिनी साइन के अंदर जाएगा। तो कौन कौन से भाव एक्टिवेट होंगे और उसके बेसिस पर हम आगे फाइंड आउट करेंगे आपकी कौन सी दशाएं चल रही हैं। मैं अगली क्लास के अंदर कोई भी एक चार्ट आप में से किसी का लेकर उसकी दशाओं के बेस पर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूंगा कि उसके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, आप में से जो भी देगा। अब आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू रेज योर हैंड्स। सेवेंथ एंड सिक्स बोथ भी एक्टिवेट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कई आपके साथ सब तरह की घटनाएं हमेशा हो सकती हैं, आपके कोई भी भाव हमेशा एक्टिवेट हो सकते हैं, अच्छे बुरे। तो हमारे साथ अच्छी बुरी दोनों तरह की घटनाएं हो जाएंगी। सिक्स और सेवन्थ का मतलब ये नहीं है कि कोई आपका सेपरेशन ही हो। सिक्स का मतलब हो सकता है आपको डिजीज हो। 6 7 दोनों आपको देखिए 6 7 का कॉम्बिनेशन में समझाता हूँ। 6 7 दोनों एक्टिवेटेड है, कंपटीशन टॉप करोगे आप, इसका कॉम्बिनेशन भी है। 6 इज द कॉम्पिटिशन, 7 पब्लिक एक्सपोजर हो जाएगा आपका, सारी दुनिया जान जाएगी आपको। हो सकता है आपको इंटरव्यू लेने आ जाए आपके पास कोई, ये भी कॉम्बिनेशन है। 6 7 अभी जैसे हमारी जो महिला टीम जीती है वर्ल्ड कप, इनका 6 7 दोनों एक्टिवेटेड है, 10 भी एक्टिवेटेड है, 1 भी एक्टिवेटेड है, कोई चांस नहीं थे। 6 मीन्स कॉम्पिटिशन, 7 पब्लिक एक्सपोजर। आप घर घर में नाम जानेंगे कौन ये प्लेयर है, कौन वो प्लेयर है, किसने कितने रन बनाए। उससे पहले भी खेलती आई थी, 2 दिन पहले तक कोई नहीं जानता था, मगर अब सब लोग 4-5 दिन तक पेपरों में आएगा, प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे, प्रेसिडेंट मिलेंगे और उनका नेम फेम हर जगह है, जिस टाउन में सब लोग जान जाएंगे उनको। 7 एक्टिवेटेड हो गया, 10 भी हो गया, 1 भी हो गया, तो दोनों हो सकते हैं। जी राधा गुप्ता मैम। राधा गुप्ता मैम। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। जी सर ये मैं ये पूछ रही थी कि जैसे 6th हाउस एंड 12th हाउस दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उसमें हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जॉब के लिए फॉरेन जाएगा, 8th हाउस एक्टिवेट नहीं होता नहीं, आप दशा भी तो देखोगे। फिर भी। हाँ जी, नहीं दशा भी जैसे एक्टिवेट कर रही हो 6 और 12th को, और 8th हाउस एक्टिवेट ना हो। देखो देश काल पात्र जो मैंने वर्ड बोला है ना, वो इसीलिए बोला है। 6 12 का हाँ मतलब जी क्या है सर। आपको पता है? वो बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है। हाँ जी, वो तो मेरे को समझ आ रहा था सर, पर जैसे जॉब के लिए आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, इस हाँ, तरह से भी कुछ हो सकता है मैं क्या? जो देशकाल पात्र इसीलिए मैंने जोर दिया है उस पर। आपके पास जो व्यक्ति आ रहा हाँ है जी किस सर। उम्र का है, कैसा है और किस क्या कर रहा है, वो उस समय पर कोशिश कर रहा है बाहर जाने की, जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा है। 6 12 एक्टिवेटेड हो गए तो अब यही कहेगा अभी बाहर जॉब लगेगा आपका, आप फॉरेन जा सकते हो जॉब हाँ के जी लिए। सर। मगर वो 6 12 एक्टिवेटेड है पर्सन की, थोड़ा हेल्थ भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तब आप उसको डेफिनेटली कहोगे कि भाई आपका हॉस्पिटलाइजेशन होने के पूरे चांसेस है। हाँ जी सर, ठीक है इसीलिए सर, मैंने जो ठीक कहा है। ना, मैं जो बात बोल रहा हूँ वो इसीलिए बोल रहा हूँ, ये चीज समझ के कि आपका देखिए अभी 6 7 एक्टिवेशन क्या है, वो डिवोर्स को भी बताता है, सेपरेशन को भी बताता हाँ है, जी आपका सर। डिस्प्यूट को भी बताता है। मगर 6 7 एक्टिवेशन आपका इस चीज को भी बताता है कि आपको सक्सेस मिल सकती है कंपटीशन में, नौकरी में आपका प्रमोशन भी हो सकता है। 6 इज द जॉब एंड 7 इज द प्रमोशन, तो नौकरी में आपका प्रमोशन भी हो सकता है। 6 और 7 हाउस से रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे। तो कौन व्यक्ति आप पर आ रहा है तो उससे हमें बात करनी है, तभी हमें प्रेडिक्शन देनी है। यस। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर जैसे सैटर्न और जुपिटर ने एक हाउस एक्टिवेट किया हुआ है, तो उसको राहु केतु जैसे और भी प्लैनेट कर दे एक्टिवेट, तो रिजल्ट में कुछ कमी आएगी या एनहेंस होगा वो? नहीं, वो फिर मैं बात दशाओं में बताऊंगा। वो हाउस जो एक्टिवेटेड है वो तो हो गया एक्टिवेटेड। अब वहां पर जी। कौन उसकी हाउस की डिग्निटी के हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे, रिजल्ट कैसे मिलेंगे वो एक अलग चीज है। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि देखिए हर चीज के 2 हिस्से हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस भाव के रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्या और कैसे मिलेंगे वो सेकंड पार्ट है उसका। जी सर, थैंक यू। जी स्वाति मैम। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर मैं पूछना चाह रही थी कि अगर 7th का लॉर्ड 6th में बैठा हो और जुपिटर और सैटर्न दोनों ही उसको एक्टिवेट कर रहे हो, तो नेटिव की शादी हो सकती है ना, भले वो 6th में बैठा हो, लेकिन इन्फ्लुएंस तो है।
और शादी के लिए ही देख रहे हैं कि शादी कब होगा। देखिए उसका लॉर्ड तो शादी तो करा सकता है मगर तुड़वा भी तो सकता है वो। हाँ जी, तो वो तो है सर, पर पहले होनी तो चाहिए, फिर टूटेगी। हाँ होनी चाहिए, पर उसमें 7th लॉर्ड जैसे 6 के अंदर आकर बैठ गया तो 7th के रिजल्ट तो देगा वो, मगर सोर्स कौन हो गया? सोर्स तो 6 बन गया ना। सोर्स बन गया जी। जी 6 तो एक्चुअली उसमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, कोई मामा मामा के थ्रू मैरिज हो जाती है तब तो ठीक है, अदरवाइज वो डिस्प्यूट भी दे देगा इमीडिएटली। अच्छा, तो ये समझ करना चाहिए। लॉयर भी तो हो सकता है। नहीं लॉयर तो वो मैम प्रोफेशन हो गया, मतलब उसका सोर्स मतलब आप जॉब वाला भी बोल सकते हो उसको, और आपका जो सोर्स है 7th हाउस के रिजल्ट का, पर 7th लॉर्ड 6 में है तो वो आपको कुछ ना कुछ तो अदर देन यदि उसको कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस ना हो तभी भी उसकी पोजीशन थोड़ी खराब होगी। एक तो अपने आप से 12th में चला गया वो, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन उस चीज़ को ब्रेक करने का है, बजाय इसके कि देखिए एक तो छठा भाव हो गया जी डिस्प्यूट का, दूसरा वो अपने आप से 12वें में चला गया तो डबल नेगेटिव हो गया ना। जी तो जी वो इतना जल्दी से आसानी से अलाउ नहीं करेगा, बल्कि वो आप ऐसा कह सकते हो एंगेजमेंट होकर टूट जाएगी एक आध बार, और बाद में बढ़ेंगी नहीं, और बाद में बनेंगी तो थोड़ा मुश्किल से बनेंगी। इट विल गिव ट्रबल्स डेफिनेटली। कोर्ट मैरिज दे सकता है। ओके, और इस पे जुपिटर की, अगर नेटल जुपिटर की इस पे दृष्टि हो तो थोड़ा संवर ठीक सकता है ना। मतलब सॉर्ट आउट करा देगा वो, मगर आएगा तो डिस्प्यूट। जी जी बिल्कुल मतलब बिल्कुल। ऑलरेडी ठीक है। मतलब 7th लॉर्ड 6 में है तो आप बात करना, ऑलरेडी ऐसी चीजें हो चुकी हैं। सर अगर कोर्ट मैरिज 7th हो लॉर्ड सकती है। जुपिटर ही हो अगर और वो 6 में हो तो नहीं जब मैडम लॉर्डशिप देख रहे हो तो फिर उसका वो मत देखो कौन है। जब हम लॉर्डशिप देख सर रहे मैं हैं तो पूछ हमें ये नहीं देखना कि वो जुपिटर है, वीनस है, मार्स है। लॉर्ड तो लॉर्ड है, वो उसका मालिक है। अब वो यदि खराब स्थिति में जाकर बैठा है तो वो तो खराब हो गया। किसी भी भाव के रिजल्ट देने की मेन जिम्मेवारी उसके लॉर्ड की होती है। अब किसी भी भाव का लॉर्ड, उसका प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम डिग्निटी का हिस्सा मानते हैं। 6-8 बारे में जाकर बैठता है तो वो कमजोर हो जाता है। किसी भी भाव का स्वामी अपने आप से 12th में बैठता है तो भी वो अपने भाव के लिए फायदेमंद नहीं रहता, नुकसान वाला हो जाता है। तो वो कोई भी हो, रेस्पेक्टिव जुपिटर है या कोई भी है, पर है तो वो 7th लॉर्ड, तो एज ए 7th लॉर्ड उसकी स्थिति खराब होगी। जुपिटर भी 6-8 बारे में जाकर बैठेगा तो खराब ही हो जाएगा। खराब का मतलब रिलेटिवली वीकन हो जाएगा वो आपका। और 6th हाउस में जब भी कोई प्लेनेट बैठता है तो उसका सोर्स 6th हाउस होता है। अब 6th हाउस मैरिज में हम ये तो कह नहीं सकते, स्वयंवर तो होता नहीं है आजकल। स्वयंवर के केस में ठीक था 7th लॉर्ड इन 6th, कंपटीशन जितवा देगा वो, कंपटीशन के थ्रू वाइफ मिल जाएगी उसको। आज के समय पे स्वयंवर तो होता नहीं है, तो 7th लॉर्ड 6 में आएगा तो सोर्स ऑफ द 7th हाउस, जो उसके रिजल्ट का सोर्स छठा भाव होगा। अब छठे भाव के अंदर जो सबसे जो स्ट्रॉन्ग सोर्स तो डिस्प्यूट ही बनता है। बाकी और भी पॉसिबिलिटी हैं, जैसे कहा था हमने, लॉयर भी हो सकता है, मामाओं के थ्रू भी हो सकता है, या आप और चीज़ देख सकते हो कि सर्विस सेक्टर से भी हो सकता है स्पाउस, मगर डिस्प्यूट जरूर होगा, ये मान के चलो। ठीक है सर, थैंक यू सर। माधुरी मैम, सर संगीता मैम आप पूछ रहे हो, पूछिए। सर मुझे हमेशा एक डाउट ये रहता है कि अगर 7th लॉर्ड 6th में जाएगा तो वो 7th लॉर्ड का लॉस होगा ना सर। इट मींस इधर इट इज अ स्पाउस और अ बिजनेस एसोसिएट, क्या इसको ऐसे देख सकते हैं? नहीं 7th हाउस नहीं में सर। सभी रिजल्ट देने की जिम्मेवारी 7th लॉर्ड की है। तो आपका जब जिसकी जिम्मेवारी है उसका प्लेसमेंट गलत हो गया एक तरीके से, कि वो आपका दुस्थान में जाकर बैठ गया तो वो आपका पीड़ित हो गया। 6 या 12 में जब भी कोई भी प्लेनेट जाता है उसे एफ्लिक्टेड मानते हैं, तो योर 7th लॉर्ड इज नाउ एफ्लिक्टेड। तो जब प्लेनेट एफ्लिक्टेड होता है किसी भी भाव का लॉर्ड, वो अच्छे रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं होता कभी भी, क्योंकि प्लेनेट या तो आपका गुड कंडीशन में होगा, न्यूट्रल होगा, एफ्लिक्टेड होगा। यदि कोई भी प्लेनेट एफ्लिक्टेड है बाय एनी मैनर तो उसके रिजल्ट आपको अच्छे मिल ही नहीं सकते। अब 7th लॉर्ड है
तो वो एक दो स्थितियां हैं, एक तो वो 12th हाउस के अंदर गया मीन्स लॉस करेगा 7th हाउस को, दूसरा वो 6th हाउस में जाकर वो खुद भी पीड़ित हो गया, तो 7th लॉर्ड की जो जिम्मेवारी है 7th हाउस के सभी रिजल्ट को देने की। तो जो भी पीड़ित प्लेनेट होता है वो आपके बेनिफिक रिजल्ट देने की स्थिति में कभी भी नहीं होता। थैंक यू सर। माधुरी मैम। हाँ जी, हरे कृष्णा सर। जी हरे कृष्ण। सर हाँ सर, मुझे पूछना है कि जुपिटर और सैटर्न मिलकर दोनों 6th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो कोई कंपटीशन में एग्जाम में बच्चा अभी एग्जाम में बैठता है तो 6, 11 मतलब दोनों हाउसेज एक्टिवेट हो रहे हैं, तो सर जब रिजल्ट आएगा तो जुपिटर रेट्रो हो चुका होगा, तो सर फिर उसको कैसे समझेंगे? नहीं, बैठा 6 में ही होगा ना वो। सर एक्टिवेट कर रहे हैं ना 6th हाउस को, शनि और गुरु मिलके दोनों 6th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। रेट्रो होने पे भी तो एक्टिवेट ही करेंगे ना। रेट्रो के क्या सर राशि अभी बदल जाएगी उसकी? सर भी 4th राशि में जैसे जुपिटर है हाँ 4 साइन में और सैटर्न 12 साइन में, दोनों मिलकर 6th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो अभी एग्जाम है और जब सर आप बताइए, मैं मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। आप कुंडली बताइए कहाँ पे कौन है ये बताओ। एक मिनट रुक जाओ। दशा भी है उनकी 6th हाउस की? दशा तो नहीं है सर। केवल ट्रांजिट के बेस पे 6 के रिजल्ट नहीं मिलते। मैंने अभी बताया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जो बात बता रहा हूँ उसको थोड़ा एक बार ध्यान से याद रखो। अपने मन की चीज़ याद मत रखो उसमें से, कि जो हमारे लिए सुटेबल है वो याद रख लिया। बगैर दशा के रिजल्ट नहीं मिलता 6th हाउस का, 8th हाउस का, 12th हाउस का। बगैर दशा के रिजल्ट नहीं मिल सकता 2nd हाउस का, 3rd हाउस का, 9th हाउस का। दशा इज इंपॉर्टेंट, ओनली ट्रांजिट कैन नेवर गिव रिजल्ट रिलेटेड टू 6, 8, 12। आपका ट्रांजिट रिजल्ट दे सकता है केवल 1, 4, 7, 10 का, बाकी किसी का नहीं देता। बताइए कौन प्लेनेट कहाँ पर है? हाँ सर 4 नंबर साइन है लगन में। ठीक है, अब ट्रांजिट में अभी तो यहीं पर है जुपिटर, 6th हाउस जी सर। नहीं है, 3 में चला जाएगा जब हाँ। कह रहे हो आप। हाँ जी सर। 3 में, और वो 12 में आपका। वो 12 में 9th हाउस में आ गया। हाँ तो 6th हाउस को ये 3 में होगा तब दोनों एक्टिवेट करेंगे। हाँ, सर वो प्लैनेट्स बैठे हैं ना अगर 1st हाउस में, तो उनके कारक आपने बताए थे ना, तो कारक 6th हाउस को सिग्निफाई कर रहे हैं। दशा है क्या 6 की? ये देखो। नहीं सर दशा नहीं। हाँ सर नहीं, अब तो क्लियर हो 6 सर, बीच में एक्टिवेटेड आपने नहीं है। बताया था ये। 6 एक्टिवेटेड नहीं है, फिर वो मतलब ओवरऑल रिजल्ट 6 के नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है सर, ओके। अब आप सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया? यदि किसी को डाउट है तो बताएं, नेक्स्ट क्लास में आपको सबको एक करके लेके आना है। और इसका आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने यदि ज्वाइन किया है तो आप लाइव क्लासेस में आए। रिकॉर्डिंग वगैरह कोई नहीं होती इसकी, मैं आपको दे दूंगा नहीं आज की क्लास की, पर आप इसको माने कि आप लाइव क्लास में आ रहे हैं, देन ओनली आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, सभी को लाइव में आना है और नेक्स्ट क्लास में सभी इस तरीके से अपनी अपनी कुंडली में लेकर आएंगे कि अगले साल जब जुपिटर 3 साइन में जाएगा, 4 साइन में जाएगा, 5 साइन में जाएगा, तो आपके कौन कौन से भावों के रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। आप में से ही हम किसी की भी कुंडली लेकर और उस पर मैं दशाओं को लगाकर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आज की क्लास